गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आदेश भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग माता सरस्वती वंदना करेंगे सबसे पहले। तो मैं अहमदाबाद में हूँ और मैं 1 मिनट। तो पहले माता सरस्वती वंदना कर लेंगे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्या। थैंक यू माता जी, थैंक यू माता जी। सो हम लोग 10 सेकंड के लिए सबके हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे वान्धस्किनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जितने भी लोग इस संसार में इसे देख त्याग कर चुके, उनकी आत्मा को परमात्मा अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। यस, तो आदेश जी आपका वीडियो शुरू करें। और आदेश पिसाल जी हमारे बहुत 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 सक्सेसफुल और हाई अचीवर है। और यस, उनके बहुत सी जर्नी है, लेकिन चलो दोनों का, तो आप दोनों का इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं अहमदाबाद में हूँ और अ, तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो आप लोग अपना परिचय दीजिए और शुरू करिए आदेश भाई, दोनों। यस। मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम आदेश है। मॉर्निंग। मैं वाशी ब्रांच से हूँ और थैंक यू सो मच। और आपके आपके सपोर्ट के लिए पंकज परियार जी तैयार है। सो यस, ओवर टू पंकज भाई एंड देन Thank you, आप sir. दोनों प्लीज। आदेश भाई, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सर आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है, मेरा आवाज बराबर आ रहा है? हेलो। हाँ सर, आवाज थोड़ा कम। पंकज सर आपका थोड़ा आवाज बढ़ाना पड़ेगा। या तो फिर वो वॉइस सिस्टम निकाल दो, डायरेक्ट आपका आवाज अच्छा आएगा पंकज भाई। अभी बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रहा है अभी? हाँ अभी बराबर है हाँ सर, आ रहा पंकज है। सर। ग्रेट। परफेक्ट परफेक्ट। आदेश भाई, अपना और मैडम का इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मेरा नाम आदेश है, मैं वाशी ब्रांच से हूँ। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर श्री श्री चित्रे सर है। लास्ट 22 ईयर्स से हम लोग LIC का काम कर रहे हैं। 2003 में हम लोग ने 29 दिसंबर 2003 में हम लोग ने एजेंसी लिया था। एजेंसी अभी 22 ईयर्स में चल रही है। उसमें पहले 10 साल तो ऐसे ही चले थे कि जैसे हम लोग पार्ट टाइम जैसे काम करते वैसे चल रहा था। एक्चुअल काम 2010 से मैंने चालू किया था, जब भी मेरी शादी हो गई थी। ये मेरे बेटा आप है सुप्रिया पिसाल, ये इनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करें। हेलो। मेरा एक्सेलेंट मॉर्निंग। मेरा नाम सुप्रिया मिसल है। मैं लास्ट 15 ईयर से इनके साथ काम कर रही हूँ। पहले 2-3 साल तो ऐसे ही चल रहा था, जस्ट उनको हेल्प करना था इसके लिए। लेकिन मेरा जर्नी स्टार्ट एक्चुअल जो बेसिक कोर्स किया ना मैंने आईओ के साथ, उसके बाद में मैं खुद से पॉलिसी बेचना या फिर बैक ऑफिस क्या है या फिर LIC क्या है
ऐसा मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया। ग्रेट। दोस्तों, हम लोग इनके बारे में शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में देना चाहूंगा। आदेश पिसाल और मिसेस सुप्रिया पिसाल मुंबई सीसी के लाइफ टाइम मेंबर हैं। और हमने 2003 में एजेंसी करियर स्टार्ट किया था। 17 बार एमडीआरटी किया हुआ है। लोगों को एक बार एमडीआरटी किया बहुत तकलीफ होता है। हमने 17 टाइम एमडीआरटी किया, जिसमें 4 बार इनका डबल एमडीआरटी है। और 4000 कस्टमर को ये सर्विसेज दे रहे हैं। और कम से कम 1200 फैमिली, 4000 पॉलिसीज को सर्विस दे रहे हैं, और 1200 फैमिलीज हैं इनके पास, इनके क्लाइंटल बेस में। लास्ट 3 सालों से गैलेक्सी क्लब मेंबर हैं। और 3 बार इनने ट्रिपल सेंचुरी किया है। हाईएस्ट पॉलिसीज इनका एक साल में 354 पॉलिसीज है। मतलब अगर हम लोग शतकवीर बोलते हैं, 100 पॉलिसी पूरा किया तो उनको शतकवीर बोलते हैं। इनने 2 बार ओडीसी किया, 1 डे 100 पॉलिसी, 1 डे सेंचुरियन 2 बार किया हुआ है। और इंटरनेशनल जो कन्वेंशन होता है हमारा, आईओई का सबसे बड़ा फंक्शन महाकुंभ बोलते हैं जिसे, उसमें मिस्टर एंड मिस्टर आदेश पिसाल और सुप्रिया जी स्पीकर रह चुके हैं लास्ट ईयर के कन्वेंशन में। और आदेश जी से कल मैं बात कर रहा था। इनका पूरा बैक ऑफिस, पूरा टेक्निकल, पूरा जो भी इनके 4 लोग का स्टाफ है, सायन से, मुंबई सायन करके सेंट्रल लाइन में रेलवे स्टेशन है, सायन से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। वहां पर इनकी ऑफिस है। 4 लोग का स्टाफ है, जिसे सुप्रिया मैडम प्रॉपर तरीके से हैंडल करती है। और ये एज ए बिजनेस पार्टनर करके बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और हम लोग इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। और आदेश भाई, एक चीज बताइए मुझे कि ये जो करियर स्टार्ट हुआ आपका 2003 में, लाइफ में इससे पहले बहुत सारा स्ट्रगल आपने झेला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, जिनकी जर्नी आपसे सिमिलर होगी। तो बहुत कुछ उनके लिए एक आई ओपनिंग होगा। तो मैं जानना चाहूंगा आपके बारे में डिटेल में। सर मेरा कैसा है कि जैसे एजेंसी हम लोग लेते तो एग्जाम देते हैं ना, तो मेरा यस। कैसा है कि मेरे मेरे करियर में जब ये एजेंसी का लेना चालू किया था, एक मजबूरी के कारण लिया था। कैसा था कि मैं मार्केटिंग करता था, एमएलएम नेटवर्किंग करता था। तो कई कंपनी में कैसा हुआ था कि पैसा मैंने बहुत लोगों का डाल दिया था, और इतना पैसा डाला था कि उसमें ऐसा था कि सक्सेस जो है अपना, वो अपने ग्रोथ के ऊपर होता है। तो मेरा ग्रोथ अच्छा था, लेकिन बाकी जन का जो पैसा डाला था ना, तभी वो कंपनी बंद हो गई। तब मुझे ऐसा था कि अ, अपने एरिया में मैं रह नहीं सकता था, ऐसा सिचुएशन हो गया था। तो उस टाइम पे मैंने एलआईसी जो था, एक ऑप्शन करके मैंने, क्योंकि मार्केटिंग का बैकग्राउंड था, तो एग्जाम दिया था। तो मैंने एक बार एग्जाम दिया, मैं फेल हुआ था। दूसरी बार दिया तभी फेल हुआ, तीसरी बार फेल हुआ। और नेक्स्ट जब भी मैंने लास्ट में 4th टाइम जब एग्जाम दिया था, तभी मैं एलआईसी में पास हो गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर इतनी बार फेल हुआ तो इसमें भी अपना करियर नहीं बना था। लेकिन जो हम लोग बोलते हैं ना कि डेवलपमेंट ऑफिसर जो गुरु रहते हैं, उनका मार्गदर्शन इतने अच्छी तरीके से था कि कॉन्फिडेंस दिया था कि आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं करके, और उस तरह से काम करना चालू किया। चालू में शुरू में कैसा कि मुझे नहीं लग रहा था कि इतना अच्छी तरह से मैं काम कर सकता हूँ, क्या कुछ है करके। लेकिन मैंने शुरुआत में ना बेसिक कोर्स किया था पारस सर का। मेरे एक दोस्त है उमेश मोहित करके, उन्होंने मुझे आईओई में बेसिक कोर्स के लिए भेजा था। तो पारस सर का ना जो मैंने कोर्स किया था ना, जो बेसिक कोर्स, वो सच में अगर वो नहीं किया होता ना, तो आज ये एलआईसी में भी नहीं रहता था, आईओई के साथ भी नहीं रहता था, और कुछ भी नहीं होता था। उनका जो बेसिक कोर्स था वो आई ओपनर था एकदम, क्योंकि वो अब आज भी मैं भूल नहीं आदेश भाई, सकता हूँ। आदेश भाई, पारस जी ने लोहे को सोना बनाया, नहीं आईओई सही, ने उसे डायमंड बना दिया। नहीं सही बात, कंटिन्यूअस एजुकेशन ने आपको डायमंड बना दिया। नहीं सही बात है, एकदम सही बात है। क्योंकि अगर वो बेसिक कोर्स नहीं होता था, तो वो बेसिक कोर्स में जो बातें थी ना, वो इतनी अच्छी थी ना। जैसे वो जो अपना बेसिक कोर्स सबने किया, हमको मालूम है वो स्टोरी रहती है कि एक एक्सीडेंट होता है और एक फैमिली से एक आदमी चला जाता है। तो उसके बाद वही आदमी आत्मा बन के घर पे आता है और देखता है कि क्या सिचुएशन है। तब उसको देखता है कि मेरी फैमिली किस तरह से रो रही है,
किस तरह से मेरे जो नेबर लोग हैं किस तरह से बात कर रहे हैं। और ये सेम सिचुएशन ना मुझे याद आ रही थी कि मेरे पिताजी जब मैं स्टैंडर्ड में था तब चले गए, तब मुझे ऐसा सब याद आ रहा था कि यही सेम सिचुएशन तो मेरे साथ भी हुई। और वही एक दिमाग में रख के ना जुनून लिए मैं काम स्टार्ट किया। लेकिन काम तो स्टार्ट किया, 1-2 साल तो काम चला, लेकिन उसके बाद एक्चुअल बाय प्रोफेशन किस तरह से काम करना वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन सही समय पे जैसे बोलते हैं ना कि आईओई सच में एक अपना एक मार्ग है। अगर उस मार्ग पे चलेंगे तो सोचना नहीं पड़ेगा। तो उसके साथ बराबर अपने अमोल शर्मा सर मिल गए, उन्होंने कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान बताया, किस तरह से प्लान बेचे जाते हैं, कैसे शॉर्ट मैसेज पे लोग अट्रैक्ट होते हैं, कैसे लोग अच्छा अच्छा प्रीमियम देते हैं। बहुत सा काम मैंने कॉम्बिनेशन कोर्स मैंने कई बार किया है, मैंने बेसिक कोर्स कई बार किया है। उसके बाद फिर एडवांस का जो अपना प्लान है इसको किस तरह से हम लोग मास्टर यानी मार्केटिंग कर सकते। मैंने एडवांस भी कई बार किया है कि जिसमें स्टॉल एक्टिविटी होती है या ग्रुप डिस्कशन होता है। ये सब चीजें ना एडवांस इस तरह से चले ना कि कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो फिर ये कोर्सेस होते हैं या जो आईओई का जो बेस्ट फंडा है कि हम लोग अपनी एमएम बनाते हैं। जैसे मैं मुंबई पार्टिसिपेंट हूँ, मैं आईओई ऑल अचीवर्स टीम से हूँ, प्रभु सर, सत्ता मैडम, राजेश सर, इनके गाइडेंस में हमारी एमएम चलती है। दादर एमएम से मैं बिलोंग करता हूँ और हम लोग का भी एक 12-13 जन का ग्रुप है। यानी इस तरह से वीकली रिपोर्टिंग, डेली वीकली एमएम और जो नए नए कंसेप्ट आते हैं उसको हमारे सीसी में जैसे शेयर करते हैं। ये सब चीजों से ना बहुत फायदा होता है। आज मैं देख रहा हूँ ना, कई साल से मैं हूँ, लेकिन आज भी उसी डिसिप्लिन से वैसे जैसे मैं काम पे अगर मैं किधर जाता था तो जिस तरह से काम होता है वही इसी तरह से सब चीजें वो बताते उस तरह से फॉलो करता है। अपना ऑफिस हो, अपना स्टाफ हो, अपने काम की सिस्टम हो, अपने नए कंसेप्ट हो, और कहीं कहीं पर भी अगर हम लोग रुक जाते हैं तो ये माहौल में रहने से क्या होता है ना कि एक सिचुएशन को क्या आंसर देना है, इसके लिए आईओई 100% एक सॉल्यूशन लेके आती है। नहीं नहीं, नॉर्मली क्या है कि मतलब अगर वीकली 2 या 3 पॉलिसी बेचना है बहुत तकलीफ होता है, लेकिन आपने 100 पॉलिसीज किया एक दिन में, तो कोर्सेज का कलेक्टिव वही होगा, रिजल्ट ही है कि एक दिन में 100 पॉलिसी, वो भी ब्रांच में नंबरिंग करना, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट। एक बड़ा प्रपोजल आ गया तो लोगों के 3-3 महीने लगते हैं पॉलिसी क्लियर करने में। बराबर। एक दिन में 100 पॉलिसी करना बहुत बड़ी बात है। तो ये जो चीजें हैं, इसमें मैडम कैसे सपोर्ट करती है आपको? मैडम बताइए। मैडम बताएगी। सर कैसा है ना, हम लोग ऑल अचीवर्स का या फिर कमिटमेंट कोर्स में इतने सारे पार्टिसिपेंट से बिलोंग करते हैं। सो कैसे होता है, अगर एक का किसी का भी अगर कॉन्सेप्ट सुन ले तो वो माइंड में रन होते रहता है कि हम लोग कैसे करें। अगर इन्होंने किया है तो हम लोग कैसे करें। और सेम टाइम दोनों भी कोई भी कोर्स है वो दोनों सेम टाइम अटेंड करते हैं। इसके लिए अगर कोई कॉन्सेप्ट उनसे भी अगर स्किप हो जाता है तो वो कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में चलते रहते हैं। तो कोई भी एक कॉन्सेप्ट पकड़ के मेरा काम, स्टाफ को सर, स्टाफ तो अपने सैलरी के लिए काम करते हैं लेकिन हमें तो अपने लिए काम करना है। तो उसी के लिए हर एक कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके हम लोग काम करते रहते हैं। पहले पहले तो जैसे आईओई से सीखा है, पहले चैलेंज एक्सेप्ट करना है, टारगेट डिसाइड करना है, और उसके बाद में रास्ता तो अपने आप मिल जाता है। तो अगर ये आप इनका अपना ओम शांति ओम में सुना होगा डायलॉग, अगर आप कोई दिल शिद्दत से किसी चीज को चाहो, पूरी यस सर, कायनात उसे दिलाने में लग जाए। यस। जैसे कोई आईओई में अगर सब सीसी चालू है और किसी का कॉन्सेप्ट अगर सुन लिया कि इन्होंने ये कॉन्सेप्ट में काम किया है तो बस उसके लिए सोचना चालू हो जाता है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। और बस उसके ऊपर अगर कोई हिंट मिल जाती है तो वो कॉन्सेप्ट क्लिक होके उसके पास अगर सोचे ना, तो वैसे ही हम लोगों ने 2 बार वैसे ही सेंचुरी किया। ऑलमोस्ट 8 डेज में हम लोगों ने ओडीसी कंप्लीट किया, 8 डेज का पेपर होल्ड करके। लाइक मंडे अगर सोचा है, संडे सोचा है, तो नेक्स्ट मंडे हम लोगों ने लॉग इन किया है सारे पेपर। एक ही साल में 2 ओडीसी किया था ना, ये फिर अलग अलग ईयर्स में? अलग अलग सर। अलग अलग ईयर्स में। कंटिन्यूअस, यस यस सर। आदेश जी से कल मैं बात कर रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे बहुत सारे महाराष्ट्रियन क्लाइंट है, महाराष्ट्रियन फैमिलीज है, फ्रेंड है। उसमें क्या टेंडेंसी देखने को आया कि हस्बैंड है वो राजा की तरह राज करता है। मतलब उसे घर पे आया, जूते उतारे, साइड पर रखे, उसके बाद घर पे उसने पानी का गिलास भी उठा के खुद नहीं पीना है।
लेकिन आदेश जी हेड्स ऑफ, कि आदेश जी ने बोला जब सुप्रिया मुझे बिजनेस में सपोर्ट करती है तो मैं उन्हें घर पे सपोर्ट क्यों नहीं करना से। तो यस बोलते सर, हैं कि मैं पूरा घर पे बच्चों को तैयार करने से लेके स्कूल भेजने का काम सब कुछ मैं करता हूँ। यस सर। बहुत अच्छा लगा ये। लेकिन ये महाराष्ट्र जो फैमिली है उनको बताने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आदेश जी। यार आप कुछ नहीं करते और आदेश मेरे फ्रेंड हैं, आईयूई के टॉप परफॉर्मर है, और वो परफॉर्मेंस के साथ साथ पूरा फैमिली को सपोर्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगा। और मैं ये जानना चाहूंगा कि मतलब आपने जो भी बड़े सेल किए हैं उसमें से एक बड़ा शेयरिंग मुझे चाहिए, जो 16 लाख का प्रीमियम, क्योंकि इजी नहीं होता है बड़ा सेल जब हम लोग बात करते हैं। और शुरुआत करेंगे हम लोग 2012 का पहला जो एमडीआरटी हुआ है आपका, उसमें कितने हर्डल्स थे और या इजीली अचीव कर लिया, वो जानना है मुझे। थैंक यू सर ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि ये सवालों के साथ है ना पुरानी यादें। तो ये जो मेरा अभी 2012 से जो मेरा पहला एमडीआरटी हुआ, 12 से लेके 25 तक का जो मेरा कंटिन्यू एमडीआरटी है, उसमें मेरे 4 डबल एमडीआरटी है। तो ये जो सिलसिला चालू हुआ ना, ये 2012 का सबसे मेन मेरा एमडीआरटी था। क्योंकि इसके पहले ना मैं 2010 में भी ट्राई कर रहा था, 11 में भी ट्राई कर रहा था। लेकिन 2011 का जो मेरा एमडीआरटी था वो इस तरह से था कि पूरे ब्रांच मेरे डीओ के ग्रुप में मेरा फर्स्ट नंबर था कि मैं जल्दी एमडीआरटी अचीव करूंगा। लेकिन वो जो पहला एमडीआरटी था वो मेरा, यानी 2011 का जो एमडीआरटी था, वो कुछ प्रीमियम बाकी था कि 3-4 लाख रुपए प्रीमियम चाहिए था, और जो कमिटमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो रही। तो इसकी वजह से मैंने क्या किया था कि गिव अप कर दिया था। और मैंने मेरा मोबाइल बंद करके ना मैं शिरडी चला गया था, वो पद यात्रा जैसे जाते ना उनके साथ। मुझे लगा कि अभी नहीं होगा करके, और नेक्स्ट ईयर जब यूनिट की जब डीओ की यूनिट की फर्स्ट मीटिंग थी, तभी सर ने मुझे बताया था कि जैसे ग्रुप का मीटिंग होता है, उसमें ग्रुप मीटिंग में उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ पे 4 एमडीआरटी हो गए। एक्चुअली सर के ग्रुप में 3 ही एमडीआरटी हुए थे, और 4 बोले थे उन्होंने, और चौथा बुके उन्होंने मुझे दिया था और बोला था कि इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ कारण से ये पूरा नहीं कर पाए। लेकिन इस साल अगर उनका एमडीआरटी होता है ना, हम यानी पूरे भारत देश में अगर किसी का एमडीआरटी होगा तो सिर्फ आदेश का होगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ। और उनका वो इतना चैलेंज मुझे हेवी लग रहा था कि अरे बाप रे, इतना बड़ा चैलेंज इतने 100-150 लोगों के सामने बोल दिया। तभी फिर मैंने ना पूरे साल में जब भी मैंने स्टार्ट किया था 2012 में, तो भी मैंने भी 1 जनवरी को मैंने भी प्रॉमिस किया था कि अपने डाइट प्लान में या कुछ भी खाने पीने में मैं कुछ इस तरह से चेंज करूंगा कि वो अगर नहीं होता है तो मैं इसको कंप्लीट नहीं करूंगा। जैसे समझो डेली अगर एक पॉलिसी सेल नहीं होती तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। वाह। और उसके बाद है ना, वो जो पूरा 2012 का जो सेशन था, उसमें मेरा अक्टूबर नवंबर तक का मेरा एमडीआरटी हो गया। तो वो जो था ना, वो सर का डेडिकेशन मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर का इतना था कि मुझे इतना ऐसा लग रहा था कि नहीं सर मुझे मेरे पे इतना विश्वास कर रहे हैं, तो मैं कैसे ये करूंगा। और फिर 2012 से फिर लगातार कभी सोचना नहीं पड़ा, फिर उसमें लॉकडाउन आया, क्योंकि कितने ये उसमें आए। वन से एमडीआरटी, ऑलवेज हाँ, एमडीआरटी करके एमडीआरटी का ही रूल है। पार्डन वन से सर। एमडीआरटी, ऑलवेज एमडीआरटी, मतलब एक बार हाँ एमडीआरटी हो गया तो हमेशा कंटिन्यूटी रहता ही रहता है, क्योंकि वो मतलब सक्सेस एक नशा है। हाँ। आपने चख लिया तो हमेशा हमेशा वो जहन में रहेगा। नहीं, उसमें क्या होता है, एक बार एमडीआरटी होने के बाद है ना, एक समझ में आ गया कि किस तरह से एक्चुअली क्या है कि हम लोग काम करते हैं। अगर वो एक लेवल तक हम लोग, अगर दीपक सर ने ना एक बार बहुत अच्छी बात बताई थी, बहुत पुरानी बात है, लेकिन दीपक सर ने बताया था कि मैं जब ब्रांच पे उस टाइम बेसिक कोर्स के टाइम पे उन्होंने बताया था कि मैं जब ब्रांच पे जाता हूँ तो मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि मैं आ गया, क्योंकि नाम से नहीं काम से लोग पहचानते। तब मैंने देखा ना कि एक बार एमडीआरटी प्रोड्यूस होने के बाद जो रिस्पेक्ट था कि ब्रांच में लोग पहचानने लगे, आजू बाजू एजेंट फ्रेंड पहचानने लगे। फिर यानी इस तरह से था कि लोग पहचानने लगे कि अरे हाँ एमडीआरटी। तो पूरी मुझे ना अच्छा लगने लगा, तो इसी रीजन की वजह से ना मैंने अपना कंटिन्यू रखते गए। फिर 2000 से लेके अभी तक का 17 एमडीआरटी, यस इस सर। साल का टारगेट जानना चाहूंगा आपके, तो आप सर दोनों में ये बेस्ट मैं अब प्लेटफॉर्म है इस साल का अपने से। मुझे ना, इस साल का मेरा टारगेट, क्योंकि मैं पिछले 3-4 साल से सीओटी के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, डबल एमडीआरटी तक आता हूँ, लेकिन सीओटी नहीं। लेकिन आज सबके सामने मैं ना प्रे करना चाहता हूँ आदेश कि भाई, मेरा। पहले मैं बोलना चाहूंगा आपके कुछ बोलने से पहले, आपने इनकम क्राइटेरिया 1 करोड़ दिए है, हाँ सर। और ये सीओटी से काम नहीं होने वाली। यस सर।
फिर अगर आप टीओटी का टारगेट लेते हैं आज के दिन, पूरा साल आपके साथ में है, और इतने सारे लोग जो पैनल में जुड़े हुए हैं या फिर हमारे साथ में जुड़े हैं ऑल ओवर इंडिया से, सबकी यस सर। ब्लेसिंग आपके साथ में होगी तो 100% टीओटी हो जाएगी। सर 23 दिसंबर 2025 को मेरा ये साल का फर्स्ट टीओटी इजीली हैप्पीली स्मूथली कंप्लीट हो जाए, आपको मुझे ऐसे आशा है। जितने भी लोग जुड़े हैं उनको, इनको ब्लेसिंग के लिए आप तथास्तु लिखिए। जितने भी लोग जुड़े हैं हम लोगों से, ग्रेट। 321 टोटल नंबर्स हैं जिनकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, और जब भी ये सेशन दोबारा रिपीट होगा उसमें सब लोग आपको फिर से ब्लेसिंग देंगे। ग्रेट। भी इसमें अगर हम लोग देखते हैं ना, कि एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे, यस सर। कि यहाँ पर आपने बोला मैं बेस्ट सर्विसेज अपने क्लाइंट को देता हूँ, उसको मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए कैसे आप अपने क्लाइंट को सर्व करते हैं, क्योंकि सर्विस का ही नतीजा है जो कंसिस्टेंसी है आपके बिजनेस में। यस अगर सर। अच्छी सर्विस लोगों को मिलेगी तो ही रिपीट बिजनेस आएगी। सर मेरा 2010 से है ना, 3 दिसंबर 2010 से मेरा ऑफिस चालू है, क्योंकि शादी के पहले कैसे था कि मैं अकेला काम कर रहा था, तो मैं अपने मुनीम जी के जैसा काम करता था। यानी खुद ही कॉलिंग करना है, खुद ही रिन्यूअल कलेक्ट करना है, खुद ही मीटिंग करना है, ब्रांच में घूमना है, ये सब काम है ना शादी के पहले मेरा होते रहता। लेकिन जब मेरा शादी हो गया था तो कि आईओई के गाइडेंस से और सुप्रिया के सपोर्ट से ना हम लोग ने उसी साल में ना ऑफिस चालू किया। जो ऑफिस चालू किया था तभी ऑलरेडी सुप्रिया को एक्सपीरियंस था कि किस तरह से कॉर्पोरेट ऑफिस। आदेश भाई, मैं रोकना चाहूंगा आपको। अ, मराठी लोग क्या बोलते हैं उसे, मराठी में सबसे लोक संगीत कौन से है? क्या सर? मराठी में लोक संगीत सबसे बड़ा कौन से है? लावनी है सर। लावण्य। और मराठी में सबसे बड़ा फंक्शन अगर देखेंगे तो अपना गणपति महोत्सव है। यस सर। लेकिन आपको आपका लाइफ पार्टनर गरबे में मिला, मुझे जान के बहुत अलग महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई। और गरबा क्वीन आपके बगल में आज बैठी है, तो मैं जानना बराबर चाहूंगा आपका लव मैरिज के बारे में। सर लव मैरिज का कैसा है कि अभी तो दिख रहा है कि हम लोग काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक लाइन पे चलते सर। लेकिन इसके पहले कैसा था ना कि हम लोग एक मस्ती में चलते थे कि चलो जिधर मन करे उधर खेले, जो मजा आया तो किया। तो हमारे में हर एक जगह पे नवरात्र में गरबा जैसे होता है, तो गरबे में मैं इनको 2-3 साल से देख रहा था कि अपनी एरिया में एक अच्छा गरबा खेलते हैं और एक कनेक्शन हो जाता है ना, ट्यूनिंग हो जाता है। तो ट्यूनिंग होते होते फिर वो गरबा खेलते खेलते हम लोग का पहचान, इनके अंकल भी मेरे पहचान के थे, तो इस तरह से थोड़ा सा ये हो गया था और एक अच्छा एक दोस्ती बन गई। उसके बाद फिर वो हो गया कि चलो अपने ट्यूनिंग जम रहे तो उस हिसाब से कर। तो मैडम ने इजीली एक्सेप्ट किया है या फिर टाइम लगा है? नहीं वो अलग स्टोरी है सर, उसमें वो टाइम लगेगा सर। अच्छा, वो तो मतलब बहुत इसमें सारा क्या है ना टाइम सर, लिया। एक्चुअली क्या है कि सुप्रिया का कैसा है ना कि उसका जो नेचर है ना, उस तरह से वो इजीली है ना माहौल को हैंडल कर लेती है। एक्चुअली कैसा है कि सेलिब्रेशन इनका एक मेन कंसेप्ट होता है कि अगर किसी का कुछ भी फैमिली भी प्रोग्राम होता है तो ये अपनी तरफ से इतनी हेल्प कर लेती है ना कि वो फैमिली उनके फेवर में आ जाती है। अरे एक बार इनका काम होता है कि फेवर में लाना और मुझे इंट्रोड्यूस करना बाद में। तो मैक्सिमम ये एफर्ट्स उनके ना फैमिली फंक्शन हो, सेलिब्रेशंस हो या कोई प्रॉब्लम्स में हो, तो मैं जितना करता हूँ उससे ज्यादा ये लोगों को हेल्प करता है और ये ना तो एक हमारे प्लेटफॉर्म ऋषभ भाई बना के देता जैसा रिलेशन मेंटेन करने में एक्सपर्ट है वो। है। 100% सर। और हम दोनों भी एक्चुअली कैसा है कि यही होता है कि हम लोग जहाँ पे रहते हैं आजू बाजू वालों के साथ होता है, समाज होता है, उसमें अगर अच्छी तरह से रहते हैं तो लोग भी अपने को उस तरह से एक कारपेट दे देते हैं कि चलो हाँ करते हैं। अभी सर्विसिंग के बारे में बोलेंगे ना तो होता क्या है कि मैं अकेला करूंगा, तो मैं वही बात बोल रहा था, अकेले से मेरे से नहीं होता था। लेकिन क्या होता है कि सुप्रिया का ऑफिस के ऊपर भी एक अच्छा कमांड है। जैसे स्टाफ स्टाफ को मैनेज करना होता है, उनकी सैलरी डिसाइड करना होता है, उनको क्या काम देना है ये करना होता है, तो किस तरह से काम को अलोकेट करना है, कौन क्या काम करेगा। जैसे बाहर का कलेक्शन है तो कौन करेगा, ऑफिस का जो छोटा मोटा काम है वो कौन करेगा, रिन्यूअल की कॉलिंग कौन करेगा, एनबी की कॉलिंग कौन करेगा, एनबी के कॉलिंग के ऊपर कौन। यानी मेरे लिए ना सर ये सब कुछ है ना, ये देखना नहीं पड़ता।
मुझे क्या करना है कि अपना बहुत लकी एक, हो, अब आपको हाँ, रेड कार्पेट मिलता है कि आप हाँ, जाके मिलो बस। मेरे लिए क्या हो जाता है ना कि 10-15 लोगों को है ना अपनी तरफ से, जैसे दिवेश भाई अपनी तरफ से बर्थडे विश करते हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे दिवेश भाई का कैसा होता है कि बर्थडे कॉल करना, एनिवर्सरी कॉल करना, ये मिस नहीं कर। तो मेरा लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दिन का वही होता है कि चलो एक जो 15-20-25 कॉल है, विश करते करते फिर उनसे बिजनेस लेना है, या फिर अपने जो क्लाइंट है जो मैं सिलेक्ट करता हूँ कि नहीं, हाँ, कि रेगुलर कस्टमर तो अपने है ही, लेकिन अगर अच्छा प्रीमियम चाहिए तो हम लोग को प्राइम कस्टमर भी चाहिए। तो उनके साथ मैंने को उनके साथ अपना एक फेवरेबल कंडीशन बना, उनके साथ एक रेपो बना, उनसे रेफरेंस मिला, ये मेरा काम हो जाता है। लेकिन जो साइड बाय इसमें साइड आते रहते हैं तो इसमें उनको, आदेश भाई, जो 4 हम्म, लोग का स्टाफ है, लोगों ने पूछा कितना स्टाफ है, 4 लोग का जो स्टाफ है उसका काम क्या क्या रहता है, वो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। अच्छा, इसमें मेरे कितना। पास ना सर 4 स्टाफ है। एक स्टाफ जो मेरे साथ है वो लास्ट मुझे लगता है 13 ईयर से मेरे साथ मेन स्टाफ है। विनीता उनका नाम है, जो पूरे मेरे ऑफिस का जो भी यानी कोई भी फॉर्म होना हो या कोई भी रिक्वायरमेंट हो, अगर मुझे कोई भी आदमी पूछता है कि मेरा क्लेम अटका हुआ है, मेडिक्लेम का होने दो, एलआईसी का होने दो, उनका कुछ भी काम होता है, तो हम लोग का ना एक ग्रुप है, वो ग्रुप में अगर मैं डाल दिया ना तो उनका काम बन जाता है कि उसको किस तरह से हैंडल करना है, उसको हैंडल स्टाफ का कर। एक ग्रुप बनाया हुआ है टास्क के लिए, यस सर। तो तो उसमें ना उसको वो, जो भी काम लेना है सबकी नजर में रहेगा। हाँ, उनके नजर में रहेगा, और उनको है ना मालूम है, जिसमें मैं रहूंगा, सुप्रिया रहेगी, मेरे जो 3 स्टाफ है वो लोग रहेंगे, और उनको मालूम है कि किसका क्या काम है। तो उस रिलेटेड अगर कुछ भी, जैसे ब्रांच में एक आदमी है, जो ब्रांच का जो भी पेपर नंबरिंग है, पेंडिंग है, या मुझे सरेंडर वैल्यू चाहिए, लोन कोटेशन चाहिए, मैंने अगर कुछ पेपर भेजा है, तो वो सब कुछ करना वो उनका काम हो जाता है। इसके अलावा जो भी बाहर समझो बोरवली, अंधेरी, ये जो कलेक्शन वगैरह होता है, उसके लिए एक अलग आदमी है। ऑफिस का कुछ भी काम होता है तो उसके लिए अलग आदमी है, और ऑफिस में एनबी कॉलिंग के लिए या एडमिन के लिए काम। सर जैसे ग्रेट। हम लोग है ना सर्विसिंग अगर बेस्ट करते हैं ना तो एनबी के लिए सामने से पूछना नहीं पड़ता है। हम लोग है ना सर्विसिंग इतना बेस्ट रहता है, और 2-3 महीने के बाद है ना एक कॉल ऐसा जाता है कि सर मुझे रिव्यू लेना है आपसे, तो आपको कैसे लग रहा है हमारा सर्विस, तो फिर वो बताते हैं कि नहीं बेस्ट है या फिर ऐसे। तो स्टाफ पूछती है कि सर मुझे अगर सर को रेफरेंस देना है, अगर कुछ भी, ये सागर सर या फिर कोई भी कि आपकी तरफ से मुझे ये रिव्यू आया है, तो आप मुझे कुछ रेफरेंस दे सकते हो क्या। तो एवरी 2-3 मंथ्स है ना हम लोग ओनली सर्विसिंग के ऊपर ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस कवर करते हैं, और उससे ग्रेट ग्रेट। हमारा सेल कवर। और आदेश जी, मैं ये जानना चाहूंगा, 16 लाख का प्रीमियम किया, काफी हर्डल्स थे। आई थिंक वो पॉलिसी बंद करने के लिए आपके पास में आया था, जीवन सरल की बहुत सारी पॉलिसीज थी, उसको रिटर्न कम मिला तो वो बंद करने आया था। और उस क्लाइंट से जो कि पॉलिसी बंद करने आ रहा है, अपने एनुअली 16 लाख का प्रीमियम कैनवास किया और क्लोज किया, उसके बारे में जानना चाहूंगा सब, जो बड़ी सेल। सर इसके लिए ना दिल से थैंक यू कहूंगा अमोल भाई के लिए, अमोल शर्मा सर के लिए। उनका इस तरह से कॉम्बिनेशन कोर्स चलता है ना सर, आज नहीं, पिछले 10-15 साल से हम लोग उनके साथ कोर्स में है। तो उनका ना पहला जब भी कोर्स चलता था ना, तब उनका एक फेवरेट, यानी मेरा फेवरेट था, उन्होंने कई कंसेप्ट सिखाए हम लोग को। लेकिन उसमें ना उनका एक कंसेप्ट था जिसमें पे जस्ट 165 पर डे फॉर 11 ईयर्स एंड गेट 1 लाख रुपीज फॉर लाइफ टाइम। एक जीवन सरल का कॉम्बिनेशन था, जिसमें एवरी ईयर अगर आप पैसे भरते तो 10-11 पॉलिसी का बंच रहता था। एवरी ईयर एक पॉलिसी मैच्योर होती है और उसका ही प्रीमियम हम लोग रिकन्वर्ट करते हैं। ये क्लाइंट के साथ क्या हुआ था कि उनको 1 लाख की जगह पे ना 2 लाख रुपया मिलना चाहिए था। तो इस तरह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन फर्स्ट मैच्योरिटी जब आई थी ना, तो 2 लाख की जगह पे ना 1,80,000 कुछ ही मिला था, क्योंकि जीवन सरल का थोड़ा सा कम आ जीवन गया। सरल में सबके साथ हुआ है। जीवन सरल में थोड़ा सा हो गया कि ऊपर नीचे हमारा एजम्पशन कभी कभी आगे पीछे हो गया था। तो लेकिन जैसा मैच्योरिटी आया था ना, तभी वो क्लाइंट ने मुझे बुलाया, बोलता है आदेश तूने तो अच्छा, दो फर्स्ट लाख रुपया मैच्योरिटी जब भी आया। फर्स्ट मैच्योरिटी आया। फर्स्ट तो मैच्योरिटी। क्योंकि 11 साल के बाद फर्स्ट मैच्योरिटी था, तो वो जैसे आया वैसा पार्टी ने बुला दिया। बोलता है कि ये तू बोला था कि 2 लाख रुपया आएगा प्रीमियम कट करके, तो मुझे तो 180 आया, 20,000 कम आया, इसका मतलब आगे की पैसा गारंटेड आएगा कि नहीं मालूम नहीं। तो मैं बोला सर क्या, तो होते रहते हैं सर 10-20 हजार, उतना कुछ नहीं, बोनस का आगे ऊपर रहेगा तो हो जाता है। तो बोलता है नहीं नहीं, तू आके मुझे मिल, वो पॉलिसी सब मुझे ना बंद करने। तो मैं थोड़ा सा पहला परेशान हो गया कि होता है, लेकिन जब तक हम लोग बात नहीं करेंगे, उनके पॉकेट में जाके नहीं बैठेंगे, तब तक तो समझ में नहीं आता। मैं सब पॉलिसी के डिटेल्स की कितना भरना है, अभी फ्यूचर में कितना आना है,
आपने कितना भरा, आपको कितना मिलेगा, ये सब कैलकुलेशन करके ना उनके साथ में चला गया। और जब मैंने देखा ना तो सब पॉलिसी बंद करके उनको ना 18 लाख रुपया सरेंडर वैल्यू आ रहा था। तो 18 लाख रुपया सरेंडर वैल्यू आ रहा था, तो मैं पार्टी के पास गया, बोला कि सर इतना इतना है, आपने इतना भरा है, 11 लाख रुपया भरा, आपको 18 लाख रुपया आ रहा है, तो 7 लाख रुपया ज्यादा है। बोलता है इसमें कोई मतलब नहीं है, ये बंद करो। तो मैं बोला कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते, बंद कर दिया तो बोला है ना, तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन पूछ लेते। मैं बोला सर ये 18 लाख आएगा तो उसका क्या करोगे आप? तो बोलता है क्या करूंगा? मैं बोलता कल ही मैं गया था बैंक में मम्मी का एफडी लेके, तो उसमें जो 10 लाख का एफडी किया था, तो साल भर में जो इंटरेस्ट आएगा वो ऐड करूंगा और फिर से एफडी करूंगा, तो आपका जो 18 लाख आएगा ना, उसमें 2 लाख रुपए डालूंगा और एफडी करूंगा 1 साल की, जिसमें मुझे एक्स्ट्रा पैसा जो आएगा 1 साल के बाद वो मैं इंटरेस्ट लूंगा और फिर उसका एफडी करूंगा, तो मेरा पैसा एक 10-15 साल में बढ़ेगा। तो जैसा वो एफडी का बात किया, इंटरेस्ट की बात में बात किया, तो मैंने सीधा चालू किया कि ग्लोबलाइजेशन में इंटरेस्ट रेट किस तरह से नीचे आ रहा है, जो भी हम लोग कोर्सेस में सीख, किस तरह से नीचे आ रहा है, और बैंकों का कैसा है, किस तरह से बंद हो रहा है, क्या आपका पैसा सेफ है क्या? तो बोलता है फिर तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन है क्या इसके लिए? तो मैंने उनको जीवन अक्षय के बारे में बताया, इंटरेस्ट रेट इतना है करके, इस तरह से करोगे तो आपको एवरी ईयर लाइफ टाइम फिक्स गारंटेड आएगा। तो बोलता है ये कम है। तो मैं बोला कम है, तो जीवन शांति बताया कि 5 साल का वेटिंग पीरियड रखो तो आपको इंटरेस्ट रेट हाई आएगा। तो बोलता है ये अच्छा है, लेकिन बोलता है कि ये पैसा आएगा इंटरेस्ट, तो वो मैं लूंगा, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट लूंगा और फिर से मैं बैंक में आपकी इसमें डालूंगा, तो मुझे फिर से मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ के मुझे इंटरेस्ट आएगा। तो मैं बोला ऐसा नहीं होता है, एक बार प्रिंसिपल डाला तो खत्म। तो बोलता है नहीं इसमें कुछ मजा नहीं है। तो वो भी वापस मुझे ऐसा लगा कि अरे ये स्टॉप हो गया। तो फिर मेरे को बोलता है कि ऐसा कुछ रहेगा ना तो मुझे बताओ। तो लकीली मैंने ना अमोल सर का है ना पूरे एक दिन का है ना जीवन उत्सव के ऊपर ना उनका जो सिखाया था ना कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, तो वो उस टाइम ना बहुत बोल रहे थे, है ना, अमोल सर बहुत बोल रहे थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक आपको मालूम है क्या, और उसके ऊपर उन्होंने ना एकदम डिटेल में कैलकुलेट किया। 10% से कैसा मिलता है, फिर उसके ऊपर 5.5% कैसा आता है, फिर किस तरह से वो कैलकुलेट होता है, फिर उसका एक लंबे समय में कैसा वैल्यू बनता है। तब मैंने ना वो पार्टी की नीड जाना और मैंने बोला सर आपके लिए ना एक स्पेसिफिक प्लान है, अगर थोड़ा समय प्रॉपर देंगे और अगर आपको समझ में आया ना तो ये प्लान का मैजिक बहुत जबरदस्त है। तो इस तरह से मैंने ना उनको 1 करोड़ का प्रेजेंटेशन दिया, जो 10-20 लाख का चल रहा था कि ये प्रीमियम डालना है सिंगल में। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट ही 1 करोड़ से करते हैं, और ऑटोमेटिकली ना 1 करोड़ का प्रेजेंटेशन मैंने समझाने के लिए चालू किया। और जिस तरह से उनको जो प्लान प्रेजेंटेशन उनके बेटी के लिए मैंने दिखाया, वो 90 डेज की छोटी बेटी थी उनकी, और जिस तरह से देखा है तो वो फिगर इतने मैजिक फिगर होने लगे ना, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत ही नहीं थी। तो वही री इन्वेस्ट करके वो अमाउंट इतनी बड़ी हो गई कि मुझे भी काउंट करते समय ना थोड़ा ये हो रहा था कि इतनी बड़ी अमाउंट हो रही। और तभी पार्टी को समझ में आया कि इसमें पैसा अगर चाहिए तो निकालना है, नहीं चाहिए तो नहीं निकालना। तब वो जो अमाउंट थी ना, तो वो उसने ना ऐसा टेबल पे ऐसा 2-3 बार ऐसा मारा और बोलते मेरे को यही प्लान चाहिए। तो फिर वो उसकी जो नीड थी ना, उस नीड तक जब मैंने उनको टैकल करते करते जब पहुंचा, तब मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो मैंने प्रीमियम निकाला ना बेटी के लिए 16 साल का, तो वो प्रीमियम सिर्फ 1 करोड़ के लिए 6 लाख रुपए था। तब बातों बातों में मैंने बोला कि सर छोटी के लिए किया है तो सर बड़ी के लिए भी तो करना चाहिए। तो बड़ी थोड़ी बड़ी थी, तो उसके लिए हम लोग ने 11 साल का किया, तो 11 साल का प्रीमियम 1 करोड़ के लिए 10 लाख रुपए आया। तो 10 लाख और 6 लाख मिला के 16 लाख प्रीमियम हो गया। तो बोलता है ईयरली 16 लाख होगा। तो मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, 18 लाख तो ऐसे ही आ रहा है ना अपना। तब तक तो कुछ सरेंडर फॉर्म भी कुछ नहीं भरे थे, लेकिन 18 लाख आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं सर, उसमें से हम लोग 16 लाख ले सकते हैं। तो फिर वो बोला ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि अगर आप सरेंडर करके पॉलिसी लेना करोगे ना तो आपको कंपनी ना पॉलिसी नहीं देगी, क्योंकि सरेंडर करके तुरंत पॉलिसी कैसे निकाल सकते ना। लेकिन पार्टी ने उस टाइम मुझे प्रॉमिस पूछा कि ये पैसा कितने दिन में आएगा, तो मैं बोला कि एक 15-20 दिन के अंदर में आ जाए। तो उन्होंने मुझे ईयरली 16 लाख रुपए का चेक दिया था, और उसके 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने वो जीवन सरल का विड्रॉ फंड विड्रॉल किया। तो इसमें ना मैंने एक सोचा कि ऐसे कई क्लाइंट है ना, हम लोग को सवाल पूछते हैं, लेकिन है ना हम लोग ऑब्जेक्शन उसको टैकल नहीं करते ना, तो रुक जाते। लेकिन ये सेल में ऐसा था ना कि मैं उनके क्वेश्चन को मैं आंसर कर रहा था, और उनके यानी उनका जो जवाब था उसको भी क्वेश्चन कर रहा था कि व्हाट इज नेक्स्ट कर। तो ये सिलसिला काम है। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है सेलिंग का, जब सामने वाले की जरूरतें पूरी हो जाती है ना तो आपकी सेल होती है।
जरूरतें पूरी नहीं होती, वो घुमाते रहते हैं, आज नहीं हम्म। कल, कल नहीं परसों, टाइम तारीख पे तारीख नहीं दे। लेकिन है ना, इस सेल में मैं बोलता हूँ ना कि इतने सेल हुए मेरे, लेकिन इस सेल में जो टेबल पे उन्होंने ऐसा लगाया था ना हाथ, उसमें वो समझ में आया था कि वो आदमी में हुआ ना जीवन उत्सव क्या है ना, ये प्लान समझ में आया। और फ्लेक्सी ऑप्शन उसको समझ में आया। मैंने उनको रेगुलर दिया, बोलता है नहीं मुझे फ्लेक्सी चाहिए। तो जिस तरह से अमोल सर बोल रहे थे ना कि ये ऐसा है, मैजिक है, और प्रभाकर नकाशे सर भी बोल रहे थे पिछले एक बार, मैंने उनको भी सुना था। तो बोलते हैं उत्सव का मैजिक अगर जिसने समझ लिया ना तो उसके लिए वो बेस्ट है, और तो वो किसी क्लाइंट और के प्लान बात में समझ। जाएगा ही नहीं, हाँ। किसी और प्लान को लेगा ही नहीं, उत्सव का मैजिक समझ में आए। नहीं, क्योंकि उसमें क्या है ना कि एक तो उसमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है, दूसरा गारंटेड अमाउंट है, तीसरा एक लाइफ टाइम गिफ्ट है। लाइफ टाइम गिफ्ट कहने कि जो बच्चे के लिए उन्होंने प्लान किया है, उनको 18-19 साल से जो पैसा आएगा, 1 करोड़ का 10 लाख रुपया, उनको मैंने ये भी बताया कि 10 लाख एक बेटी का, दूसरी बेटी का 10 लाख, यानी 20 लाख हो गया। तो 20 लाख लाइफ टाइम, पिताजी को भी तो पेंशन रहेगी। पिताजी आज है नहीं कल चले जाएंगे, लेकिन वो जो आने वाला पैसा है वो टील एज 100 तक आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट हो जाएगा। और जब मैंने उसमें बताया कि इसमें हम लोग ने पीडब्ल्यू भी ऐड किया है, इन फ्यूचर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ हो गया तो आगे घर वालों को 1 रुपया बिना भरे लाइफ टाइम, ये जो हमारी कमिटमेंट 100%। और उसमें क्या है ना कि अभी वो जो क्लाइंट है मेरा 10-12 साल से मेरे साथ था, अभी उसका ये 16 लाख मिला के और प्रीवियस प्लान मिला के वो रेगुलर मेरे पास 26 लाख रुपए सर ईयरली पे है। ग्रेट, एक फैमिली से 26 लाख। हाँ सर, और वो यानी एकदम रेगुलर। और आईओई की दया से ना सर, इतना अच्छा है कि उन्होंने जो भी कोर्सेस लिए उसमें उन्होंने अपना नो रिबेट का कोर्स लिया है। तो एक भी पॉलिसी मेरी ना रिबेट की वजह से नहीं चलती। अगर रिबेट के लिए कोई सामने से आता भी है ना तो मैं ना बोल देता हूँ, लेकिन सर्विस इस तरह से होती है कि लोग वो पूछते नहीं। आईओई का अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, आईओई में आने से पहले जितने भी एजेंट हैं नॉन आईओई, वो रिबेट देते थे कहीं ना कहीं। मैंने भी अपने शेयरिंग में किया था कि रिबेट दे के ही बिजनेस होता था। लेकिन आईओई में आने के बाद में जो फटी हुई जेब में उनने हमेशा के लिए टाका मार दिया ना, तो अपना पैसा अपने वेल्थ क्रिएशन में काम आता, वो 100%। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आईओई ज्वाइन करने का। बेसिक कोर्स अगर हम लोग देखेंगे, बेसिक कोर्स के लिए रिकमेंड करना चाहोगे आप, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं? सर मैं बोलता हूँ ना कि अगर हमने शुरुआत भले हम लोग ने सीसी बाद में ज्वाइन किया, सीसी लेट ज्वाइन किया, बट क्या हुआ ना कि ये कोर्सेस थे ना करके हम लोग आज भी जिंदा है। क्योंकि देखो हर समय में मैंने देखा है कि कुछ समय में मार्केट डाउन हो जाता है, कुछ समय में मार्केट अप हो जाता है, कुछ समय में यानी बहुत से कंपनी हम लोग को तकलीफ देती है, कुछ समय में कुछ अलग लोग हम लोग को तकलीफ देते हैं, कुछ समय में फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं। क्योंकि हर समय में ना एक ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है ना कि उस सिचुएशन को अगर टैकल करना है तो अकेला एक आदमी है ना पूरा नहीं पड़ता। लेकिन आईओई ने इस तरह से एक अकेला आदमी आदमी को, पूरा नहीं पड़ता, पावर कपल तो पूरा पड़ता है ना। तो इसलिए क्या है ना कि इस तरह से उन्होंने एक नए, जैसा हम बोलते हैं ना एक छोटा पौधा रहता है उसको बड़ा करना है, तो उसको खत लगते हैं, उसको पानी लगते हैं, उसको उस तरह से एटमोस्फेयर लगता है, उसको प्रोटेक्शन लगता है। तो ये सब काम है आईओई ने इतने सिस्टम से और इतने प्रॉपरली वे किया है कि भले एक बड़ा आदमी छोटे के लिए ध्यान नहीं देगा, लेकिन छोटों को ध्यान देने के लिए एक एमएम ग्रुप बनाया, एक प्रभु सर बनाए, एक स्मिता मैडम बनाई, यानी इतने लीडर बनाए कि वो लोग इस तरह से कि अभी एक रिलेशन ऐसा हो गया है ना कि माँ बाप का रिलेशन हो गया है, भाई बहन का रिलेशन हो गया है, दोस्त तो ऐसा हो गया कि रात रात को फोन करो तो आ जाए, अपने लिए कुछ भी करे। इस तरह से जो माहौल बना है वो दीपक सर के लिए फिर से कि हमारे इस लाइफ में दीपक सर का मार्गदर्शन मिला, उनका ग्रुप मिला करके आज हम लोग यहाँ। थैंक यू सो मच। दीपक भाई है ही एक पारस भाई है, फिर रिलेशनशिप में मास्टरी है तो दीपक भाई की है। और किस पारस भाई तरीके के से बारे में बोलूँ ना रिलेशन तो बनाना पारस भाई ने चाहिए। जो डेयर टू ड्रीम, वो जो उनका मैंने सीडी जब मैंने सुना था और मैंने एक्चुअल में उनको बहुत बार सुना है, वो उसकी वजह से मैंने सपना देखना चालू, सपने देखना, सपने सच होते। तो वो एक पारस कंसेप्ट, भाई का अलग अलग डायलॉग है ना, कंसेप्ट, जितने ड्रीम्स, बातें करूँ ना उतने बातें ये है। ड्रीम्स कम्स ट्रू करके, उनको कई बार सुना होगा आपने। क्या सपने क्या होंगे तो साकार होंगे, सपने सपने रहेंगे होंगे तो तो साकार। साकार होंगे। लेकिन होता क्या है ना कि बड़े आदमी है हम लोग, लेकिन हमको भी बच्चों की तरह समझाते हैं। तो ये जो है ना, ये जितने ये सिस्टम से हम लोग जितना टच करेंगे उतना ही अच्छा है। ये इसी सीखना बहुत प्लेटफॉर्म में मिलेगा आपको। नहीं। और
मुझे लास्ट में फाइनल एक चीज और जानना है आपको। हम्म, आपका हाईएस्ट प्रीमियम इसके बाद में 15 लाख भी एक आया था, यस सर, यस सर, तो उसके बारे में शॉर्ट में शेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि टाइम यस सर, यस। काम 15 लाख का जो 15 लाख का जो प्रीमियम आया था ना सर, वो कैसा था कि मेरा ना एडवांस कोर्स चालू था, और एडवांस कोर्स में जो अपने अलग अलग कंसेप्ट चलते हैं ना, उसमें ना वर्चुअल प्रॉपर्टी, सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव, इनके बारे में ना टॉपिक चल ही रहा था। और उसी दिन मैं ऑफिस में जब आया था, तब मेरा एक क्लाइंट था जिसका मेरे पास मेडिक्लेम था। तो वो पार्टी मेरे ऑफिस में आके थोड़ा अफसोस कर रही थी कि उनको है ना घर लेने का था, सेकंड प्रॉपर्टी लेने का था, और बैंक में ना लोन के लिए उन्होंने पेपर डाले। तो बैंक में लोन के लिए पेपर डाले थे, तो फिर मैंने पूछा कि कितने का लोन करना है, तो बोलते कि 1 करोड़ का लोन करना है, क्योंकि फ्लैट मेरा अंदाजा 1.25 करोड़ का है। तो ऊपर का अमाउंट तो है, लेकिन 1 करोड़ का मुझे लोन करना है। तो मैंने बोला कि मैंने दिमाग में सोचा कि ये आदमी अगर 1 करोड़ का लोन कर रहा है तो ईएमआई कितने का है। तब मैंने पूछा, सर आपका ईएमआई कितना आएगा। तो बोलते हैं क्या नॉर्मल 1 लाख तक मेरा ईएमआई आएगा। तो मैं ना सोचने लगा कि ये आदमी 1 लाख रुपए का ईएमआई आएगा ऐसा बोल रहा है, और मेरे पास मैंने देखा उनका पुराना पॉलिसी सिर्फ 10 लाख का था, जिसका 60,000 यानी महीने का 5,000 रुपए एलआईसी के लिए प्रीमियम भर रहा था। तो वो चीज को देखते हुए ना मैंने उनको बताया कि मेरे पास भी एक प्रॉपर्टी है एलआईसी का, वर्चुअल प्रॉपर्टी का, और जो एडवांस में सिखाया था ना, वही सिखाते जो कंसेप्ट था, आप सबको मालूम है वर्चुअल प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्या है और ये प्रॉपर्टी कंसेप्ट क्या है। लेकिन मैंने ना वहीं पे बैठ के मेरे ऑफिस में जब भी आया था, तभी सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव, ये जो अपना कंसेप्ट है कि पहला सेव करो और बाद में क्रिएट करो, या पहला क्रिएट करो बाद में सेव करो, और ये चीजें सिर्फ इंश्योरेंस में होता है। और इंश्योरेंस का वर्चुअल प्रॉपर्टी करके ना उनको बताया था, और उसमें कौन सा प्लान है ना वो भी पार्टी को नहीं बताया था। लेकिन उसके जो बेनिफिट थे ना, मैंने इतना क्रॉस चेक करके उनको बताया था ना कि ये सही है ना, ये सही है ना, ये सही है ना, और ऐसे एक एक मैंने पॉइंट बताए थे कि आप लोन भरेंगे तो लोन का ईएमआई इतना आएगा, तो आपको इतना इंटरेस्ट जाएगा, बीच में अगर कुछ हो गया तो फैमिली के ऊपर बर्डन रहेगा, ये आपको कैसे रिटर्न्स देगा, इस तरह से ना मैंने उनको प्लान समझाया था। और वो इनको इतना क्लिक हो गया था कि वेरी सडन नेक्स्ट डे, जो मैंने ईयरली पहले 12 लाख का प्रीमियम बताया था उनको, क्वार्टरली से मैंने फट से पूछा जैसे आपने को सिखाया कि कब से कैसा करोगे, ईयरली, हाफ ईयरली। तो बोले नहीं, लेकिन मैं क्वार्टरली कर सकता हूँ। बोला ठीक है, क्वार्टरली 3 लाख रुपए, डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दी। तब तक तो मुझे ऐसा लगा कि कितने लोग आते और जाते, लेकिन वो पार्टी ने वो सेव एंड क्रिएट, क्रिएट एंड सेव, वर्चुअल प्रॉपर्टी, ये कंसेप्ट के ऊपर ना मुझे दूसरे दिन 3 लाख का चेक दिया। फिर एक बार मैंने अपने डीओ सर से उनका मीटिंग किया, और उसी को हम लोग ईयरली कन्वर्ट करके उसमें कुछ अलग प्लान डाल के 15 लाख रुपए ईयरली प्रीमियम। ग्रेट ग्रेट। और एडवांस कोर्स का फीस अगर देखेंगे तो उसमें तो मोर देन 24 कॉन्सेप्ट है। 100%। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में अगर 15 लाख का प्रीमियम आ सकता है तो एडवांस कोर्स का फीस कितना रिटर्न, कितने गुना रिटर्न हुआ? सर एक्चुअली कैसा है ना कि ये तो ऐसा है ना कि जैसे हम लोग एक आम के पेड़ के नीचे, तो आम लगा है तो उसमें कितना खर्चा आया, और जो सालों न साल अब पेड़ अगर हापुस आम पे आएंगे, तो एक पीढ़ी नहीं, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, जनरेशन तक हम लोग उसका बेनिफिट ले सकते। का बेनिफिट आयु ले। के कोर्सेज का कोई मोल नहीं है सर। यानी कैसा है कि एक बार मैं सीखा, मेरी प्रॉस्पेरिटी हुई, मेरी वाइफ मेरी हैप्पी है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में है, मैं अच्छे माहौल में पढ़ रहा हूँ, यानी पढ़ रहा हूँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ना अभी उनका एजुकेशन, उनका फ्यूचर, वो देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर इसकी पूरी वैल्यू करें तो कोर्स की वैल्यू तो सर प्राइसलेस है, क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। तो वो जो डिसाइड है, वो अगर उन्होंने कुछ फिक्स किया है तो उस तरह से वो करना चाहिए। प्राइसलेस यहाँ है पर सर, प्राइसलेस। जितने भी पैनल में है ना, जितने भी अपने सुन रहे हैं, उनके लिए आई ओपनिंग है कि एक ही प्लेटफॉर्म है। अगर इंश्योरेंस में अगर प्रोग्रेस करना है तो आईयू का प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग अपनी जो भी ड्रीम है पूरी कर सकते हैं। जैसे आदेश भाई ने बताया कि आदेश भाई से मैं एक शॉर्ट में उनसे डिस्कस करूंगा कि उनने फोर्थ से लेके एट्थ तक का स्टैंडर्ड का पढ़ाई दूसरे कोई खासदार थे उन्होंने उनको पढ़ाया है, क्योंकि पेरेंट्स साथ में नहीं थे और कोई सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तो उनने पढ़ाया। आज इस लेवल में वो अपने बच्चों को अच्छी स्कूलों में भेज पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आई।
यस सर। सर मेरा बचपन बोले तो कैसा है कि मम्मी मेरी थर्ड स्टैंडर्ड में थे, तो उनका किसी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुआ था। मैं एट स्टैंडर्ड में था तभी मेरे पिताजी सायन प्रतीक्षा नगर के कॉर्पोरेटर थे कांग्रेस पार्टी के। किसी रीजन से उनकी डेथ हो गई, तो एट स्टैंडर्ड के बाद मेरा एजुकेशन मम्मी के लिए बहुत हेवी चल रहा था क्योंकि हम लोग चार भाई थे। लेकिन मेरे पिताजी के बाद यहाँ के जो खासदार थे एकनाथ गायकवाड़ जी, उन्होंने मेरा एट स्टैंडर्ड से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक का जो भी फीस था उन्होंने भरा था। लेकिन उसके बाद जो फी का जो स्ट्रक्चर था वो खत्म हो गया था, तो एफवाई में जाना भी मुझे पॉसिबल नहीं था। लेकिन एजुकेशन नहीं मिलने के बाद भी भगवान ने एक ऐसा मार्क दिया था कि एलआईसी का, कि जिसमें लाइसेंस के लिए ट्वेल्थ पास होना बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आज के रेट में मैं सर बोल सकता हूँ कि मेरा मुझे नॉर्मली मेरा फॉर्म 16 अभी लास्ट ईयर का भी 40 लाख तक का था। तो मुझे अभी देख के ऐसा लगता है कि जो मेरे दोस्त है जो अच्छा पढ़े लिखे उनको भी उतना सैलरी नहीं, और मैं अपने बिजनेस में अच्छा एंजॉय करके अच्छे टारगेट अचीव करके अच्छे लोगों के साथ रहता हूँ। ग्रेट तो ग्रेट। आदेश भाई, हमारे पास दूसरा अपने आप को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आप दोनों के लिए। और हमारी दिल से शुभकामनाएं हैं आप इस साल अपना टीओटी कंप्लीट करें, और फिर से थैंक हम यू। लोग आपको ऐसे ही प्लेटफॉर्म में आमंत्रित करें, और उसका बेनिफिट ऑल ओवर इंडिया को मिले, सारे इंश्योरेंस कम्युनिटी को मिले। अभी हमारे पास में कल्पना मैडम और हमारे सावले सर है, वो भी एक पावर कपल है आज के लिए। ये हमारे ही ब्रांच है सर, 92 आशी ब्रांच क्या की है बात सर। है। अनिल भाई को कुछ अंडर द टेबल कुछ दिया गया था क्या, एक ही ब्रांच के दो पावर कपल को लेके आए? नहीं, ये हमारे ब्रांच के ही है, लेकिन आईओई में कैसा आने के बाद ये और क्लोज हो, क्योंकि ये भी अपने नहीं जैसे नहीं, ही है, मैं ये तो बोल रहा हूँ इनका भी आदेश भाई, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है सर। ये मतलब एलआईसी की इतनी सारी ब्रांचेस है, एक दिन में एक ही ब्रांच के दो पावर कपल कुछ अंदर से दिया गया था लगता है। थैंक यू सर। नहीं, ये तो ग्रेट। राकेश भाई को सब मालूम है कौन किधर कैसे सेट हो सकते हैं सर। ये अनिल भाई प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं। और आज हमारा कमांडो कोर्स होने जा रहा है यस दादर सर। में। यस सर। जितने भी नियर बाय लोग हैं, मैं चाहूंगा कि आप अभिजीत देसाई इमोशन के मास्टर हैं आईआई के। अगर कुछ इमोशन किसी से सीखना है तो अभिजीत देसाई है। वो चुटकियों में कैसे सेल करते हैं आपको मालूम है। जबरदस्त सेल ये करते सर। उनका वो अगर जो डायलॉग है ना, हाँ, जो छावा पिक्चर का, क्या बोलते सर वो जबरदस्त एकदम भाई। dialogue। तो वो दादर में कोर्स होने जा रहा है आज। जो भी नियर बाय है, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग ज्वाइन करें, और एलआईसी में एज कमांडो आप काम करने की एक राह पर आ जाएंगे। ये नॉर्मली यस क्या होता है, इंश्योरेंस एजेंट का होता है कहाँ जाऊं, सुबह सुबह उठ के जाओ तो जाओ जाओ कहाँ, लेकिन कमांडो अगर बन गया तो उसे कोई भी हडल्स नहीं आएगा। यस सर। बेस्ट पार्ट है। अभी हम लोग ओवर कल्पना मैडम, कल्पना मैडम आपका म्यूट कीजिए। आदेश भाई आप पैनल पर रहिए और अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू ऑल द थैंक यू बेस्ट थैंक यू। कल्पना मैडम। नमस्कार सर। सभी आईआई लीडर को, मेरे माता पिता को, सब गुरुजन को मेरा नमस्कार। ये आईआई ने चांस दिया, ये सबका मैं धन्यवाद कहती हूँ कि ये पैनल पे मुझे ऑल इंडिया सुन रही है, और मेरा ये शेयरिंग मैं कंटिन्यू करूंगी, इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट। मैम आपकी जर्नी बताइए। 25 साल का 25 इयर्स का कैरियर है आपका इंश्योरेंस में, पोस्ट में, और काफी अच्छे लेवल पे आप लोग काम कर रहे हो। और इनके बारे में शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कल्पना मैडम और ज्ञानेश्वर सावले जी, और 25 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है, और एमडीआरटी अचीवर है। 800 प्लस फैमिलीज इनने सिक्योर किया, और दोनों मिलके सक्सेसफुली अपनी टीम के साथ में काम कर रहे हैं। और कल्पना मैडम, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको 25 साल पहले कौन सी चीज इंस्पायर की कि मुझे फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करना है? यस सर,
मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आईओई में आने के पहले LIC एज ए एजेंट करके हमने ज्वाइन किया था। चलो फैमिली को सपोर्ट, हस्बैंड जॉब कर रहे थे, कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट हो, इसके लिए हमने LIC ज्वाइन किया। तो ठीक ठाक चल रहा था, चलो पोस्ट का एजेंसी है, उसकी वजह से कुछ मैच्योरिटी आती है। कोई सामने से क्लाइंट पूछ रहा था कि अपने को LIC करना है, तो उसके वजह से हमने LIC ज्वाइन किया। लेकिन उस वक्त ऐसा हो रहा था कि जैसे अपने माइंड में है वो बिना मतलब बोलते हैं ना, गाड़ी को कुछ ये नहीं था, मोड नहीं था, जैसे चल रही है वैसे चल रही थी, जो सामने से पूछ रहा था वैसे हम पॉलिसी कर रही थी। लेकिन यहाँ पे LIC में ना एक डेथ क्लेम आया, उसके वजह से मुझे लगा कि नहीं, LIC बहुत ही बढ़िया है। जहाँ पे मैंने उनका पोस्ट का भी खाता खोला था और LIC भी खोली थी। तो हस्बैंड के गैरेज में ही वो काम कर रहा था। तो बंदे को मतलब 3 चाइल्ड थे उसको, और वहां से उसको पोस्ट से खाली 2000 भर रहा था, तो पोस्ट से 24,000 ही आया। लेकिन LIC की वजह से एक्सीडेंटली क्लेम था, तो उसको 7,50,000 आया। तो वहां से मेरी पहले तो आई ओपनिंग हो गई, क्योंकि 10 साल में पहली बार क्लेम आया था। तो मैंने देखा कि देखो हम दोनों तरफ कस्टमर का सेविंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा फायदा है। LIC में एज ए जो ओनर है, फैमिली का जो हेड है, तो उसका हम पॉलिसी निकालते हैं तो उसके फैमिली को फायदा ही होता है। तो इससे वजह से हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए कि LIC करना है अपने को। लेकिन बोलते हैं ना कि करना है तो वहां पे राह भी दिखती है। जैसे हमने सोचा है, तो जैसे सब आईओई की लीडर बोलते हैं कि आपने जो सोचा है तो पाने के लिए बराबर अपने को मार्गदर्शन भी मिलता है। तो वहां से फिर ब्रांच में ऐसा हुआ कि एक बार पोस्टर लगा कि यहाँ पे ट्रेनिंग है, आप जाओ। तो उस वक्त ज्यादा ट्रेनिंग का माहौल नहीं था, तो हमने फिर सोचा कि नहीं, करके देखते हैं। तो फर्स्ट मैं गई मुलुंड ऑफिस में आईओई के, फिर वहां से मैंने अपना फंडामेंटल का पोस्टर था, तो वहां पे मैं बोली चलो टिकट खरीदते हैं। लेकिन टिकट खरीदने के लिए हस्बैंड भी साथ में आए थे, तो मैं 4th फ्लोर से नीचे आई, बोली मैंने टिकट खरीद लिया। तो हस्बैंड बोल रहे तू अकेली जाएगी? तो वहां पे मुझे मतलब ऐसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं चलो दोनों मिलके करेंगे तो और अच्छा है। फिर से ऊपर गई और 2 टिकट हम खरीद के पहली बार हम फंडामेंटल में गए। तो फंडामेंटल जाने के बाद मालूम पड़ा कि यहाँ से ही अपना ग्रोथ होने वाला है। और उसके पहले ऐसी सिचुएशन थी कि MDRD का मीटिंग हुआ था, अपना LIC ब्रांच में DO का यूनिट मीटिंग होता है ना, वहां पे। तो यूनिट मीटिंग में अजगावकर मैडम है, तभी ये थी ठाणे डिवीजन की। तो वो आए थे और पूछ रहे थे कि यहाँ पे MDRD किसको करना है। तो पूरे मतलब पूरे अपने DO की टीम में कोई भी MDRD नहीं था। तो वहां पे अंदर से आया कि नहीं मुझे MDRD करना है, तो मैंने हाथ ऊपर किया, बोली मैं मुझे करना है। तो बाजू वाली एजेंट थी, वो मुझे बोलने लगी तुझे मालूम है कितना कमीशन लगता है, क्या है? मैं बोली कुछ मालूम नहीं, लेकिन कोई हुआ नहीं तो मुझे करना ही है। तो वहां पे फिर मालूम पड़ा कि MDRD के लिए 7.5 लाख रुपया कमीशन चाहिए, और उस वक्त मेरा हो रहा था 2.5 लाख। तो फिर भी मन में आया था नहीं करना है, और वहीं से मतलब वही थामा कि MDRD करना है। फिर आईओई का राह दिखाई दिया, फिर आईओई के यहाँ पे हम चल पड़े। आईओई आपने ज्वाइन किया 2012 12 में में फंडामेंटल, किया, हाँ। और 2014 में फर्स्ट टाइम DRT के। यस यस। आईओई फंडामेंटल ज्वाइन करने के बाद हमने सब कोर्स, मतलब बेसिक मैंने फर्स्ट बैच किया, सेकंड मंथ हस्बैंड ने किया क्योंकि जॉब की वजह से। फिर एडवांस में बोले नहीं हम दोनों भी जाएंगे साथ में, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा था। उस वक्त बेसिक में जाने के बाद अपने को मालूम पड़ा, हमारे साथ हमारे अप्रेंटिस लीडर भी थे, चलो कैसे सेल करना है वो भी बताने लगे कि नहीं आप ऐसा करते रहो। तो फिर मालूम पड़ा कि जहाँ पे हम 250 की पॉलिसी जीवन सरल सेल करते थे, वहां पे ही हमने 2000, 4000, 5000 मंथली की पॉलिसी सेल करनी चालू कर दी। फिर एडवांस भी हमने साथ में किया। फिर एडवांस जाने के बाद ये जैसे गैरेज में जॉब कर रहे थे, तो वो बताएंगे उन्होंने जॉब कैसे छोड़ा फिर एडवांस में। आपका एरिया ऑफ ऑपरेटिंग कहाँ का, न्यू बॉम्बे में कौन सी जगह पे आप रह रहे हैं, वो डिटेल्स चाहिए थी। स्टार्टिंग में मैंने किया था राबाडा MIDC, अच्छा। जहाँ पे, हाँ यस, जहाँ पे पीने का पानी भी नहीं मिल रहा था। लेकिन वहां से मेरा मतलब बहुत सारा ग्रोथ, अभी भी मेरे कम से कम आधे क्लाइंट वहां पे है। मतलब टिकट साइज के हिसाब से देखेंगे छोटे छोटे क्लाइंट वहां पे है बहुत, अभी भी रूटिंग चालू है वहां का, उनका पॉलिसी चालू है। रबाले न्यू बॉम्बे। यस यस, रावले न्यू बॉम्बे। और फिर एडवांस में इन्होंने जॉब छोड़ा, तो जॉब कैसे छोड़ा वो बताएंगे। सावले साहब तो ग्रेट लीडर है। एक्चुअली किसी भी कोर्सेज में देखता हूँ उनका इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा होता है कि जस्ट किसी को भी सपोर्ट करना है, किसी के भी फॉर्म भरवाने हैं, किसी का भी कुछ सपोर्ट करना है। कोचिंग में वो काफी टाइम कोचिंग में रहे हैं, बेसिक में, एडवांस में।
उन्होंने कोचिंग किया हुआ है, हम उनसे जानेंगे कैसे उन्होंने मैनेजर बनना पसंद किया आपका। सर अभी मैं तो पहले गैरेज में काम कर रहा था, एमआईडीसी रबाले एमआईडीसी में गैरेज में काम कर रहा था, वहाँ सुपरवाइजर का जॉब था मेरा। लेकिन मैंने जब भी आईओई ज्वाइन किया, बेसिक एडवांस ये सब कुछ किया ना, तो एडवांस में जब भी वो प्रोजेक्ट में देखा मैंने कि यहाँ पे एक अच्छा काम हो सकता है। पहले छोटे छोटे पॉलिसी हम लोग बेचते थे, लेकिन एडवांस कोर्स के बाद में ना बहुत सारा चेंजेस हो गया कि हम एक कारपोरेट बोलो या तो कोई कंसेप्ट पे, हम रिटायरमेंट का हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया, तो ऐसे कंसेप्ट में काम करना चालू किया। तो हमारा पॉलिसी पहले 20-25 पॉलिसी होता था, तो उसके जगह पे हम लोग 150 पॉलिसी, 200 पॉलिसी, 250 पॉलिसी ऐसा पॉलिसी करने लगे। तो हमारा इनकम वहां पे दिखने लगा मुझे। तो इनकम दिखने लगा तो मुझे वो सैलरी ऐसा लग रहा कि ये छोटा है। और वहां पे 12 घंटे में मुझे ना एक 26,000 रुपये सैलरी मिल रहा था, और बाकी ओवर टाइम अलग से मिल रहा था। तो ऐसा 30-35 हजार तक मुझे इनकम था। वो इनकम छोड़ के फिर मैं आईओए में आया, क्योंकि यहाँ कुछ दिख रहा था, यहाँ पे जो सम्मान होता है या जो अपना सत्कार किया जाता है, तो वो चीजें यहाँ पे दिख रही थी। और वहाँ गैरेज में 12 घंटा करने के बाद भी कोई पूछने वाला नहीं था अपने को, और ना लाइफ में कोई चेंज होने वाला था। जिंदगी भर काम करता तो भी पेंशन नहीं मिलता था। तो आज मेरे पास जो मतलब इनकम है, तो दोनों को मिला के जो कम से कम 20 लाख के ऊपर इनकम आज हो रही मेरी। और स्टाफ को मैं 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी है, ऑफिस रेंट बोलो ये सब कुछ पकड़ के 1 लाख के ऊपर सैलरी देना पड़ता है। तो ये बहुत सारा जो भी चेंज है ये आयु की वजह से हुआ। अगर मैं बेसिक नहीं किया होता, एडवांस नहीं करता, तो आयु ने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं ये वहाँ पे कोच करके भी वहाँ पे मैंने काम किया हुआ है। कम से कम मैं 4 साल कंटिन्यू मैंने एडवांस में किया, 2-3 साल बेसिक में भी किया हुआ था। तो ये सारा चेंजेस होते गए। जैसे बोलते हैं ना कि वो एक पत्थर को जो शिल्पकार ने एक मूर्ति को गढ़ा दिया है मुझे। मैं एक कोई नॉलेज नहीं था, कहीं किसी से बात नहीं करना है, गैरेज से आने का, घर पे आने का और अपने घर के अंदर ही रहने का। कहीं ये सब एलआईसी के बारे में भी कुछ मालूम नहीं था। मैडम ने बोला कि जो सर्विसिंग का काम है वो उतना करने का था। जब भी मैं जॉब नहीं छोड़ा था, तो मैं कलेक्शन करने का काम करता था। पोस्ट का कलेक्शन करना है, फिर एलआईसी का प्रीमियम कलेक्शन है। तो ये सारे काम करते करते मैं ये एलआईसी का सपोर्ट कर रहा था मैडम को। लेकिन आगे अच्छा इनकम दिखने लगा, तो फिर जॉब मैंने छोड़ दिया। 2012 में मैंने जॉब छोड़ दिया। एक्चुअली मैंने 2012 में जॉब। हाँ अभी 10 भी एक चीज अच्छा लगता है, आप जब भी कोर्सेज में बैठते हो, आप हाँ दोनों साथ में सारे कोर्सेज करते हो, बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे सारे कोर्सेज आपका साथ में किए। कमिटमेंट आने दो हाँ या हाँ फिर कॉर्पोरेट में होने दो या तो एडवांस में होने दो, आप दोनों साथ में ज्वाइन करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में बोला मैं सीख के आ जाऊंगा, तेरे को सिखा दूंगा, हाँ, ऐसा नहीं, हम लोग ने ऐसा अलग, होता बाद में तो अलग अलग करना चालू किया। है। पहले साथ में करते थे शुरू में। पहले साथ में करते थे सारे कोर्सेज। कि जैसे मेरा एजेंसी मेरे नाम से था, मैंने पहले किया, तो मैं एज ए बिजनेस मार्केटिंग कर रही थी, तो थोड़ा फाइनली सपोर्ट चाहिए था, इसलिए अभी उल्टा हो गया है। अभी मैं ऑफिस में संभालती और उनको मार्केटिंग में। अभी जो भी पॉलिसी मेरी बड़ी सेल हुई है, सब सावले सर के वजह से ही हुई है। उनको कॉन्फिडेंस उतना कल्पना बहुत मैडम, बढ़िया इसको मास्टर सेल्समैन बोलते हैं। यस यस सर को जॉब छुड़वाया, उसके बाद में अपने साथ में पार्टनर करके अपने बिजनेस पार्टनर बनाया। मैंने एक्चुअली मैनेजर बोला था, सामने से हमारे दोस्त साहु साहब लिखते हैं, बोला मैनेजर नहीं, बोला साथी। सारथी, हाँ सर। बात बहुत अच्छी है। पूरे लाइफ एमएम पार्टनर, हमको वही बोलती है, हमारे बिजनेस एमएम की पार्टनर वजह हो से गए। बोलती है। 24 घंटे का ड्राइवर हूँ मैं। हाँ सर। 24 घंटा गाड़ी में साथ में रहते हम लोग। हाँ बरोबर। हाँ लाइफ अपने हिसाब से ड्रिवन हो रही है ना, यस हाँ, यस ऑटो मोड पे जाने वाली है अभी। आईओ की वजह से और एक फायदा हुआ कि जैसे मैंने बोला कि मेरा राबाड़ा एमआईडीसी में स्लम एरिया में घर था, जहाँ पे ये ऐसे प्राइवेट में थे, तो वहाँ पे कुछ अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ ऐसे डिग्री नहीं थी, या फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था कि चलो हमको कुछ ये, लेकिन सोच मन में थी। और बोलते हैं ना, जहाँ पे हम लोग सोचते हैं तो वहां पे अपने को राह मिलती है। तो वहां पे मेरा राबाड़ा में एमआईडीसी में घर था, फिर मैंने सिडको में लिया। सिडको में भी लेने के लिए फाइल रिटर्न अच्छा होना चाहिए, तो एलआईसी का इनकम वहां पे दिखाई दिया, तो वहां पे फाइल हो गई। फिर एरोली में लिया, पहले कंसोली में बुक किया, फिर एरोली में लिया। बच्ची लोग के लिए मुझे मतलब अच्छे एरिया में आना था, जहाँ फ्लैट सिस्टम रहेगी कि मेरी 3 लड़कियां हैं,
तो छोटी थी, मैं दिन भर बाहर रहती थी, तो वहां पे कुछ माहौल उनको अच्छा मिले क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी, तो हिसाब से फिर एरोली में फ्लैट लिया। अभी आईओई के और एलआईसी की वजह से एरोली में 1 BHK है, और अभी जहाँ पे हम लोग हैं ये न्यू बॉम्बे में खारघर जैसे एरिया में हमारा ये 2 BHK है। ये सब एलआईसी और आईओई की वजह से ही हो पाया, कुछ अपना फैमिली ये कुछ नहीं था। 4 व्हीलर भी हमारे घर में फर्स्ट 4 व्हीलर भी हमारी आई है, ये एक सपना था। और 4 व्हीलर की वजह से मतलब जैसे मम्मी बीमार है या मेरे ससुर भी बीमार थे, तो उस वक्त हम सोच देखते हैं कि कहीं किसी की गाड़ी हम ये करते हैं तो वहां पे पैसा देना पड़ता है, लेकिन हमको ये बहुत खुशी हुई थी जहां भी उनको गाड़ी लेके जाना है तो हमारी गाड़ी की वजह से हम लोग उनको ले पाया जाए थे हॉस्पिटल में या कहीं पे भी। नहीं है, माँ बोलती थी कि नहीं चलो कल्पना की गाड़ी है, इनके पापा भी बोलते थे नहीं मेरे लड़की की, बाहर किसी को भी बताते थे उनको 5 सीटर या 7 सीटर कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन सबको बोलते थे मेरे लड़के की ये गाड़ी है, बड़ी भी गाड़ी दिखा के बोलते थे मेरे लड़के की ये गाड़ी है। तो ये अंदर से बहुत खुशी होती थी कि नहीं उनके लिए भी हम कुछ कर पाए क्योंकि उनका आशीर्वाद है, इसलिए हम मतलब बोलते हैं ना कुछ नहीं होते हुए भी ये सब हमने पा लिया। इसकी वजह से नॉर्मली अगर देखते हैं ना लाइफ में सक्सेस इंतजार नहीं करता, सक्सेस के लिए अगर आप इनिशिएटिव लोगे तो सक्सेस आएगा। यस कहीं ना कहीं स्लम से लेके मुंबई स्लम आप देखोगे वहां पर ना टॉयलेट की व्यवस्था होती है ढंग से, ना पानी की व्यवस्था होती है। मैं खुद स्लम में रहा हूँ, जब इनिशियली मैं आया सूर्यनगर करके एरिया है वहां पर स्लम में रहा हूँ। सुबह डब्बा लेके टॉयलेट जाओ और वहां जाके लाइन में खड़े रहो, यस ये सब। और वहां से लेके 2 BHK फ्लैट, खुद की कार, ये सब होना बहुत बड़ी बात है। और ये सर और आसानी से दो नहीं दो हुआ फ्लैट हाँ यस, उसके लिए डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। मैं जो भी सब डिसीजन का ही है पार्टिसिपेंट कि आज यस अगर हम लोग आईओई से जुड़े हैं, मतलब अगर हम लोग बेसिक फंडामेंटल नहीं करते, बेसिक नहीं करते, एडवांस नहीं करते और कंटिन्यूअस एजुकेशन में नहीं रहते, मतलब कमिटमेंट कोर्स में नहीं आते, तो हम लोग भी कहीं बिजनेस तो कर रहे होते लेकिन लेवल अचीव नहीं कर पाते। यस सर, वैसे ही हुआ तो फिर इसका बेसिक बेस्ट एडवांस एग्जांपल करने आप के दोनों बाद हो। हाँ बेसिक एडवांस करने के बाद जहाँ पे लगा कि कमिटमेंट करना है, तो उस वक्त कमिटमेंट की स्टोरी भी मेरी बहुत मतलब ऐसे लग रहा था कि कमिटमेंट उस वक्त ऐसे भी मालूम नहीं था कि फीस कहाँ से लाए कैसे लाए, लेकिन वो भी 3 लाख जैसे लास्ट मंथ था तो आईओई में बोला गया कि 3 लाख आप भरोगे तो लाइफ टाइम हो जाएगा। और उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, एडवांस बेसिक करके थोड़ा थोड़ा अर्निंग कर लिए था, स्टार्ट कर दिया, इन्होंने जॉब भी छोड़ा, जॉब छोड़ा तो अपने को कंटिन्यू एजुकेशन चाहिए तो सीसी ज्वाइंट ही करना था। तो 3 लाख बोला, घर पे आए हस्बैंड वाइफ हम सब कैलकुलेशन कर रहे थे, तो मेरे पास अकाउंट में खाली 40 से 50 हजार था उस वक्त। तो बोले यहाँ से हम कैसे करेंगे, तो उस वक्त मैंने मेरे पतपिड़ी का जो भी था पैसा वो हिसाब लगाया, मनी प्लस में मार्केट प्लस में मेरा पैसा था वो हिसाब लगाया, और मैंने मेरे लड़की लोग के लिए, हम जैसे महाराष्ट्र आप जैसे बोलते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में और एक रहता है कि लड़की के लिए शादी में, और हम जलगांव साइड से है तो हुंडा, तो ये भी दहेज 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 देना पड़ता है, तो ये भी चीज दहेज रहती देना पड़ता है। है। हाँ, तो बच्ची लोग छोटी थी तो मैंने पैसा इकट्ठा करके रखा था कि चलो उनका जो भी आ रहा था साइड इनकम तो वो रखा था, तो इनको वो बोली कि चलो अभी बच्ची तो छोटी है, हम वो ही एफडी इसमें डालेंगे तो हमारा ग्रोथ हो जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट करके उस वक्त भी माइंड में था कि हम वो आई एफडी अगर वहां पर रहता तो कितना ग्रो करता था। वो क्या 2.5 लाख था तो अभी 5 लाख और ज्यादा से ज्यादा 10 लाख होता था। और यहाँ पर मतलब वो एफडी आईओई में डालने के बाद आज करोड़ों की मालकिन हो, यस 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 आप सर दोनों करोड़पति हो, यस यस उसका ही रिजल्ट है ना। उसका ही डिसीजन रिजल्ट। डिसीजन का पावर है। यस और कल्पना मैडम, डिसीजन मैं ये सही जानना टाइम पे चाहूंगा लेने आप का भी होता है। दोनों से यस कि मैच्योरिटी रिसाइकलिंग में आपका मैक्सिमम बिजनेस होता है, वो कैसे कर पाते हो, वो डिटेल में बताइए मुझे। मैच्योरिटी का कैसे रहता है कि स्टार्टिंग में जैसे बोली मेरे क्लाइंट बहुत छोटे थे और बड़ी और पॉलिसी एक चीज करना और जानना चाहूंगा, मैच्योरिटी में आपका 16 लाख का कुछ प्रीमियम आया है मैच्योरिटी रिसाइकलिंग में, यस यस रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम। ग्रेट तो ग्रेट। यस तो ऐसा था कि मैच्योरिटी हम लोग मतलब छोटे क्लाइंट है तो बड़े क्लाइंट कहाँ से मिले, और ब्रांच में भी ऐसा रिलेशन अच्छा है, तो जाके वो जो मैनेजर है उनको बोलते थे कुछ मैच्योरिटी का लिस्ट रहेगा तो बताइए ना। स्टार्टिंग में हम लोग घूमते थे और है ऐसा कि फॉलोअप लेते हैं तो होगा, जैसे वो उन्होंने 10 नंबर दिए तो 10 में से 5 ही लोग मिलते हैं, और एक आध दो का ही मैच्योरिटी हम सबमिट कर पाते हैं, किसी के पास एजेंट होते हैं क्या होते हैं, तो मैं पूरा लिस्ट निकाल के
उनको मैं कॉल करती हूँ और कॉल करने के बाद आगे का काम फिर सावले सर करते हैं, फिर वो बताएंगे कैसे उन्होंने फॉलोअप लिया। फिर अभी सॉरी सर, maturity पे बड़ी जो सेल के बारे में मुझे पूरा डिटेल जानना है। हाँ, जो रेगुलर जो 16 लाख का प्रीमियम आया हुआ है, तो पार्टी ने मतलब कॉल किया, उनका सर्विसिंग का काम किया था, लेकिन बोला मैं कुछ करने वाला नहीं है, भले आपका ये सर्विसिंग का चार्ज आप ले लो, तो मुझे बाकी कुछ प्लानिंग नहीं करना है और मुझे बार बार कॉल भी नहीं करना है। तो स्टाफ ने एक बार कॉल किया था। हाँ सर, आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो स्टाफ ने कॉल किया और पार्टी उधर से सामने पार्टी ने बोला कि आप मैं एक बार तो टाइम देता हूँ, लेकिन बार बार मैं मेरे को कॉल नहीं करना। तो बोला सर आप एक बार सर से मिलो, वो आपको बार बार कॉल नहीं करेंगे, आप जब बोलते हैं ना तभी वो कॉल आपको करेंगे। तो वो हिसाब से मैं जाके वो पार्टी को मिला, वो टाटा हॉस्पिटल में जॉब करती है, कुछ आईटी में काम कर रहे थे, उनसे मीटिंग हुआ और उन्होंने बोला कि ठीक है। मैंने उनका एक अपना एडवांस कोर्स में जो सीखा है अपने को 4 क्वेश्चन का जो फॉर्म है, वो थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करके रखा हुआ है। वहाँ पे पूरा फैमिली का डिटेल ले लेता हूँ, उनको क्या पेंशन है या नहीं है, क्या सैलरी है, कितना एक्सपेंस है उनका, वो लिख के एडवांस कोर्स का सर्वे फॉर्म जो है, हाँ, सर्वे फॉर्म आपने जो लेके भी गए वो भरा उनका। हाँ, जो भी मीटिंग करता हूँ तो फर्स्ट में मेरा काम है कि वो फॉर्म भर के लेना है। तो फॉर्म भर के लेने से क्या होता है, फॉलोअप परफेक्ट हो जाएगा उसका। तो जब भी ऐसा महीने 2-3 महीने के बाद एक बार कॉल करता था, फिर बाद में उन्होंने बोला कि मुझे पेंशन के लिए कुछ देखना है। तो वो हिसाब से फिर मैंने बोला ठीक है सर, आपको कभी टाइम मिलता है, आप जब भी आपको कंफर्टेबल टाइम है वो हिसाब से टाइम बताइए, वो टाइम पे ही अपन मिलेंगे। तो वो बोले आपके ऑफिस में ही मैं आता हूँ। तो ऑफिस में आने के बाद उनको कंसर्न था कि उनको कोई एचडीएफसी वाले ने भी प्लान बताया हुआ था, मुझे लगता है वो जीवन संचय प्लान था। तो उसमें से उनको अच्छा रिटर्न भी आ रहा था, दिख रहा था उनको। लेकिन मैं बोला सर यहाँ वहाँ पे आपको रिटर्न तो दिख रहा है, लेकिन आपका जो पैसा भरा हुआ है, कैपिटल जो भरा हुआ है, वो आपको रिटर्न आ रहा है क्या, या आपको इंश्योरेंस जो है वो लाइफ टाइम दे रहा है क्या उधर से, कुछ चीजें की, और कौन से कंपनी आपको गारंटी दे सकता है, ये चीजों पे उन पे से बात हुआ था। लेकिन वो बोले कि मैं कंटिन्यू भर सकेगा कि नहीं भर सकेगा, फिर वो आगे मैं नहीं भरा तो आगे क्या होगा। तो मैंने सर आप कम से कम 5 साल भी अगर कंटिन्यू करते हैं तो भी आपका जो भी वैल्यू वहाँ पे फंड जमा होगा उसके हिसाब से आपको पेंशन आएगी। तो वो हिसाब से वो रेडी हो गया। ऐसे फिर भी रेडी तो हो गए, लेकिन फिर वो प्रपोजल करने के लिए या डॉक्यूमेंट देने के लिए टाइम नहीं दे रहे थे। फिर सर का ऐसे एज क्या था, कौन सी एज में थे? 45। 45 ईयर्स, ग्रेट। 45 ईयर्स था। तो उन्होंने प्रपोजल समझ लिया था, लेकिन बोलते बताते हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों बात करते हैं, फिर आपको फाइनली बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक 2 महीने के बाद में वो वाइफ को भी ऑफिस में लेके आए थे। तो वाइफ का भी वही कंसर्न था कि उनको ये गारंटेड रिटर्न है क्या, उसकी क्या गारंटी है। तो बोला यहाँ पे एलआईसी में गवर्नमेंट की गारंटी होती है, सोरेन गारंटी। यहाँ पे जो बोला जाता है 8% सम एश्योर्ड का गारंटेड है तो वो गारंटेड मिलने ही वाला है आपको। तो जैसा आपका कंसर्न है कि आप आगे नहीं भर सकते, तो 5 साल या 10 साल आपको प्रॉब्लम है तो आप नहीं भरना है, लेकिन आप कंटिन्यू कर सकते, तो आगे कंटिन्यू करोगे तो वही सबसे जो बताया गया है वही बेनिफिट आपको गारंटेड मिलेगा। वही लाइफ कवर भी है, उसमें इंक्रीज होते जा रहा है, तो वो बढ़ते जा रहा है, उसका भी बेनिफिट है आपको। जो आने वाला पेंशन है वो टैक्स फ्री आने वाला है, या जब भी आप एग्जिट करते हैं वो जो फंड कैपिटल मिलेगा आपको वो भी टैक्स फ्री मिलेगा, गारंटेड मिलेगा। तो ये इसके ऊपर वो एग्री हो गए और उन्होंने पहले 2.5 लाख का 2 पॉलिसी पहले हमने प्रपोज किया। फिर वापस 6 महीने का पीरियड जाने के बाद में उन्होंने एक प्रॉपर्टी सेल किया था। तो प्रॉपर्टी सेल में वो बोल रहे थे कि हमें सिंगल प्रीमियम में डाल देना है, पेंशन लेना है। तो हम लोग ने वो जो सिंगल डालने वाला था वो उमंग में कन्वर्ट कर दिया, और वो रेगुलर 5.5 ऐसा 11 और पहले का 2.5 लाख का 5, ऐसा 16 लाख एक साल के अंदर में उनका कंप्लीट करके दिया था। ग्रेट ग्रेट। और इसमें इतना बड़ा प्रीमियम जब भी आता है तो ऑब्वियसली रिबेट आता है, तो कुछ ऐसा हाँ, रिबेट भी आया या फिर नहीं था उसमें कुछ नहीं केस? नहीं, रिपीट का भी आया था उनका। तो बोले इसमें कुछ एजेंट भी भरते हैं, मतलब सर भरते हैं, लेकिन वो कैसे ना छोटे छोटे एजेंट रहते हैं वो लोग भरते हैं। जैसे कि कोई एसटी बीएसटी में जो रहते हैं वो एक बार फॉर्म भर दिया तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं रहता, ऑटोमेटिक पेमेंट जाता है और उनको कमीशन आ जाएगा।
कोई एक हफ्ता जो मंथली का रहता है ना वो भरते हैं, ऐसा ज्यादा कोई बड़ा ईयरली वगैरह प्रीमियम नहीं भरते वो लोग, लेकिन वो और क्या एक होता बहुत अच्छी बात है आपने बोली, सावले साहब छोटे एजेंट बढ़ते हैं, मतलब मैं बड़ा हाँ एजेंट, छोटे एजेंट भरते तो हैं। अपने आप को बड़ा हम लोग बताएंगे तभी बड़े बनेंगे ना। Yes, हाँ पहले से वैसे ही बोल दिया मैंने कि वो छोटे एजेंट भरते हैं जिनके टारगेट पूरे नहीं होते, ऐसे लोग वो भरते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरे पास प्रोफेशनली स्टाफ है, स्टाफ को मुझे सैलरी देना है, उसके ऊपर ही मेरा घर भी उसी के ऊपर चलेगा, तो मैं देगा तो ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा उन्होंने बोला फिर बाकी तो भरते हैं, लेकिन वो कैसे मैनेज करते हैं, वो भी बड़े बड़े एजेंट होते हैं। मतलब सर मेरा ये आज तक मेरे पास जो भी कस्टमर है ना, तो किसी को भी मैंने प्रीमियम नहीं भरा हुआ है। अगर आज मैं आपको देता हूँ तो बाकी कस्टमर के ऊपर एक अन्याय हो जाएगा, या तो उन लोग को भी मुझे वो रिफंड करना पड़ेगा, फिर आज रिफंड करने जाऊँ तो मुझे कर्जा लेके वो रिफंड करना पड़ेगा। तो आप उस वजह से ठीक सीधे है और तो सिंपल तरीके से जब ये लोगों को बातें करते हो ना, कि जैसे आप सिंपली बात कर रहे हो, तो लोगों को समझ में आते हैं। हाँ हम लोग कुछ हाइड करेंगे, कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे, तो पार्टी समझता है एजेंट चैप्टरगिरी कर रहे हैं। बराबर तो अगर आप जैसे आप सिंपली बात किए, तो उसका इम्पेक्ट है कि अगर 16 लाख का प्रीमियम विदाउट रिबेट आप कैनवास कर पाए, आपका सिंपलिसिटी है उसमें। सर इसका और श्रेय जाता है आईयू को। आईयू ने जो सिखाया है, या सीसी में हम जो अपने जैसे बड़े एजेंट की शेयरिंग सुनते हैं ना, उसमें से एक्सपायर होते हैं और वो सब पॉइंट बराबर वो याद आता है। कोई अगर सामने से ऑब्जेक्शन डालता है तो वो टाइम में याद आता है कि ये चीज बोलना है अपने को। तो ये कंटिन्यू एजुकेशन की वजह से होता है। आज हमारे में जो बदल हुआ है, आज जो मैं ब्लेजर डाल के यहाँ बैठा हुआ ना, ये सिर्फ आईयू की वजह से बैठा हूँ। मेरा ना कोई ज्यादा एजुकेशन है, मैं एक गैरेज में काम करता था रूरल एरिया से, मैं बाहर आज यहाँ पे खारघर में बैठा हूँ। और एक 8 और लाख का सब हुआ था। सिंपल अगर देखेंगे ना, कि हाँ आईओई जैसे अभी विशाल साहब भी आए थे, आदेश जी आए थे, और सुप्रिया मैडम आए थे, तो मेन क्या होता है कि चेंज है। चेंज जब तक हम लोग अपने आप में नहीं लाएंगे, दुनिया चेंज नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना, अपने आप को चेंज करना है तो एजुकेशन ही अपने को चेंज कर सकते हैं। और एजुकेशन सिस्टम जो आईओई ने दिया, फंडामेंटल से लेके आपका कमिटमेंट तक का सफर है, और कंटिन्यूअस एजुकेशन है, यस वही मेरे कल करवाते हैं। अभी मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे कल भी मैडम से बात कर रहा था मैं, कि आप ग्रुप मीटिंग्स भी करते हो, तो कैसे ऑर्गेनाइज करते हो, कैसे ग्रुप में आप कैनवासिंग करते हो, वो थोड़ा सा बताइए मुझे। ग्रुप मीटिंग के लिए कैसे होता है कि मैंने जैसे बीमा स्कूल भी किया था, तो वहां पे भी मैंने एक्टिविटी की है। अभी कल भी वो एक मेडिक्लेम के लिए गए थे, मतलब उन्होंने बुलाया था, अपनी पार्टी है। तो ऐसे कंपनी में हम बोलते हैं कि नहीं, अपने को स्टाफ के लिए भी कुछ करना है। तो कोई कोई मतलब अच्छे ये रहते हैं कि नहीं करना है स्टाफ के लिए, तो वैसे हम फिर उनका फिर अप्रिसिएशन करते हैं कि जिन्होंने बुलाया, कि आपके ओनर है, देखो उन्होंने बुलाया, आपके स्टाफ के लिए कुछ तो करना चाहते हैं। तो कम से कम ऐसे हमने 10-12 ग्रुप मीटिंग की है, उसमें से किसी में रिजल्ट आया, किसी में अपनी हाइट बढ़ गई कि नहीं ये अच्छा एक्टिविटी करते हैं, फिर सिंगल भी कर लेते हैं वहां पे। ये भी हुआ है। जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि ईयरली सिंगल का ईयरली कैसे कन्वर्ट किया। सिंगल का उनको 50 लैक्स आया था, 50 लैक्स इकट्ठा आया, तो वो पोस्ट का है मेरे पास, तो पोस्ट में डालने के आए थे कि आप पोस्ट में डालो तो ये डबल हो जाएगा, तो केवीपी वगैरह, या जीवन शांति में डालते हैं तो पेंशन, तो उनको सब पूरा बताया कि 50 लाख आप एक ही बार डालते हो तो देखो आपको इतना आएगा, प्लस इंश्योरेंस कुछ नहीं रहेगा। लेकिन वही हमने कन्वर्ट किया कि 11 लाख आप मुझे हर मतलब हम ऐसे फिक्स करेंगे 5 साल के लिए, तो 5 साल का तो आपका ये मतलब प्रीमियम कहाँ से भरे, ये तो टेंशन चला जाएगा। तो वो हिसाब से फिर 11-11 लाख ऐसे हमने बताया। फिर वो 50 लाख था तो किसी का 1 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे मतलब एफडी करके उनका आगे का प्रीमियम वो भर पाए। लेकिन पार्टी इतनी जिन्हें उनको बराबर मालूम है, नहीं बोले हम कंटिन्यू करते और अपने आप भर देते, जैसे बड़ी पार्टी रहती है तो रिमाइंड वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ये अपने आप बड़ी पार्टी बड़ा प्रीमियम, आपको रिमाइंडर का जरूरत नहीं पड़ता है। खाली रिलेशन मेंटेन करने के लिए, फ्यूचर बिजनेस अपने को आए आवे, रिलेशन मेंटेन करने के लिए आप टच में बने रहेंगे तो उसका बेनिफिट होता है। यस यस। और इसमें और एक 8 लाख का जैसे मैच्योरिटी का सेल हुआ, वहां पे तो ऐसा था कि खाली प्लॉट नंबर था। प्लॉट नंबर में मैं बोली सावले सर अमाउंट ज्यादा दिख रही है, उनको कुछ 13 लाख या 11 लाख मैच्योरिटी आ रही है, तो आप जाओ। तो वहां पे वो जाने के बाद वो शेयरिंग करेंगे कैसे हुआ। हाँ सर, अभी ये जैसा रिसाइकल का जो ब्रांड से लिस्ट लेते हैं ना, तो उसमें 19 लाख ये अपना जीवन श्री का आने वाला था। जीवन श्री का मैच्योरिटी था। एड्रेस प्रॉपर खाली वासी, प्लॉट नंबर 88 सेक्टर 12,
कोई बिल्डिंग का नाम नहीं, ना ही इसलिए कोई होल्ड कर रहा था, नाम। एड्रेस अपडेट नहीं किया होगा तो। हाँ, अपडेट नहीं है, या तो पहले शुरू में सिडको में एड्रेस ऐसे ही डालते होंगे, वो हिसाब से जो लिखा है उतना ही था। तो वो ढूंढते ढूंढते मैं उनके घर पे पहुंचा, तो घर पे भी वो मालिक मिलते नहीं। 3 बार घर पे जाने के बाद वो बोले फिर उनका 5:30 बजे मिलो या 5:30 बजे के बाद कॉल करो। वो बिल्डर थे, वो घर पे कभी मिलते नहीं थे, या सुबह 11 बजे के पहले अगर जाते तो मिल सकते हैं। तो एक एक दिन मैं 10:30 बजे उनके घर पे पहुंच गया, तो गेट से बाहर निकलने से पहले पहुंच गया। तो मैं बोला सर आपको ये मैच्योरिटी का पैसा आने वाला है और ये पैसा आपको मैं दिलाना चाहता हूँ। बोले ठीक है। फिर ये उस दिन बोला अभी मुझे तो जाने की घाई है, तो आप एक काम करो मेरे ऑफिस में आ जाओ। तो ऑफिस में चला गया। ऑफिस में भी बाहर कम से कम 1-1.5 घंटा बैठना पड़ा, उनके साथ में कोई ना कोई बात करने के लिए बैठा हुआ रहता है। तो उनके जो स्टाफ है, मतलब असिस्टेंट है उधर, तो बोले बैठो सर, वो चला जाएगा तो आपको मैं अंदर बुलाता हूँ। तो ऐसे करते करते कम से कम 1.5 से 2 महीना उनको खाली वो फॉर्म पॉलिसी बॉन्ड देने में लगा। तो मतलब उनके पास वो भी टाइम नहीं था। तो बोला सर अभी ये उनका पैसा अकाउंट में जाने के बाद फिर मैंने बोला कि सर मैं आपके लिए, तो उनका एज थोड़ा ज्यादा था, 50 से भी ऊपर था, 52 प्लस था। तो मैंने बोला उनका, मैंने डाटा जैसे मैंने बोला कि जैसा एडवांस का फॉर्म भरता हूँ मैं, किसी का भी कोई मैच्योरिटी काम रहने दो, कुछ भी रहने दो, तो डाटा पहले मैं भर लेता हूँ, उसके बाद ये काम करता हूँ। तो उसमें देखा कि उसको एक ही बेटा है। एक बेटा है, तो मतलब उनके प्रोटेक्शन, वो भी बिजनेस में पार्टनर करके उन्होंने बनाया था, लेकिन वो कुछ काम नहीं करता है, घर पे बैठता है, और बाहर गांव से उन्हें एमबीए वगैरह करके आया हुआ था। तो वो देखा था मैंने कि इनको ये दे सकता है हम लोग। तो वो मैच्योरिटी के बाद में फॉलो अप करने के बाद मैंने 2 करोड़ का सीधा उनको प्रपोज किया था। तो ये जो ताकत आती है आईओ से, बड़ा बोलो, बड़ा सोचो, बड़ा करो। तो मैंने सीधा 2 करोड़ का प्रपोज किया, लेकिन बेटे का इनकम कुछ नहीं था सर उसमें। तो 5 लाख ऐसा ही कोई तो रेंट वगैरह आता है ना, वो उसके नाम से ट्रांसफर करते थे वो लोग। तो इनकम नहीं, तो पॉलिसी पास ही नहीं हो रहा था। कम से कम 1 साल लग गया। फिर वो 1 साल के बाद में 1 करोड़ पास हुआ था खाली। तो 1 करोड़ पास हुआ, वो जीवन लाभ को पहले पास कर दिया उन्होंने। लेकिन इनकम ऑन पेपर्स दिखा नहीं रहे थे वो लोग। दिखा नहीं रहे, इनकम आ रहा है लेकिन दिखा इनकम नहीं था, रहा। बिल्डर था जैसे होता, इनकम नहीं दिखा रहे थे। Yes. हाँ, इनकम दिखाते नहीं हो। बहुत कम। आईटीआर कम था, और वो जस्ट अभी उसको पार्टनरशिप में अभी ज्वाइन किया था। उसका जो पार्टनर ये रहता है ना, जी। एग्रीमेंट डीड, तो देखा तो 1 साल पहले उसको ज्वाइन किया हुआ था। उसकी वजह से इनकम मैच नहीं हो रहा था। तो लेकिन एसडीएम सर से मैं बोला सर मैंने ये उनको 19 लाख रुपया दिया हुआ है और वो बेटे का पॉलिसी कर रहे हैं, लेकिन इनकम तो कुछ नहीं। तो फिर उन्होंने भी मुझे आइडिया दिया था कि एक काम करो, उनका रेंट कहाँ से आता है, ऑफिस का क्या है स्टेटस, उनकी गाड़ी क्या है। तो ऐसा सब कुछ अटैच करने के बाद, और एक उनके पापा का लेटर लगा कि ये मेरा इकलौता एक बेटा है और उसका प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा मुझे सजेस्ट किया था उन्होंने। तो वो लेटर लगा के फिर वो पॉलिसी पहले, लेकिन वो 1 करोड़ का ही पास हुआ। वो 1 करोड़ का होने के बाद फिर वो पॉलिसी हो गया, मेडिकल हो गया, मेडिकल भी 2-3 बार रिक्वायरमेंट आया। तो कम से कम 1 साल के ऊपर वो पॉलिसी कंप्लीट करने में लगा था। तो फर्स्ट 1 करोड़ हुआ, फिर सेकंड ईयर मतलब सर एक पार्ट अभी उसका बाकी रह गया अपना। अभी ये कार्पस तो आने वाला है, लेकिन जो रेगुलर इनकम वाला है ना, वो बाकी है अभी। बोले ठीक है प्रपोज करो। अभी उनको लग रहा था यही प्रीमियम में वो भी हो जाएगा। तो उसका भी प्रीमियम पहला आ गया वो 4,62,000, फिर दूसरे का था वो 4 लाख के ऊपर ही था। वो जीवन उमंग का 4 लाख के ऊपर थोड़ा सा जा रहा था। फर्स्ट ईयर के लिए 4,18,000 था, फिर सेकंड ईयर में वो कम होने वाला था। तो ये ऐसे करते करते दूसरा प्रपोजल डाला, उसको भी बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि इनकम मैच नहीं हो रहा बड़ा था। सेल, सावले सब, बड़ा हाँ सेल होने में टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ, टाइम उसका रिवार्ड भी बड़ा है ना। हाँ। Yes. Yes. लेकिन वो सब डिवीजन आप से भी लोगों ने सपोर्ट मिला था। पूछा, संतोष जी पूछते कौन सा प्लान दिया, तो जीवन उमंग दिया था ना उसमें जीवन दोनों। उमंग सेकंड टाइम था, वो जीवन उमंग था, साथ में ही प्रपोज किया था। लेकिन ओके। वापस हमने सबमिट किया, वापस मेडिकल किया, मेडिकल का भी टाइम निकल गया था। तो पेमेंट के लिए भी बार बार जाना पड़ रहा था, चेक नहीं दे रहे थे, डिसीजन आने के बाद भी चेक नहीं मिल रहा था। तो बहुत ही ये लग रहा था एमडीआरडी एक रुका था, वो प्रीमियम भर दिया तो तुरंत हो जाने वाला था। तो लगातार उनके ऑफिस में 2 दिन के बाद जाते रहा, और वो भी चेक मुझे मिल गया मेडिकल। और उसमें दिवेश भाई का भी मुझे सपोर्ट मिला था,
दिवेश भाई क्योंकि पूरे आईओई परिवार को हाँ, पूरा सपोर्ट करता है, कहीं पर भी अटकेंगे ना जोनल या दिवेश भाई सेंट्रल को केस कॉल जाते करो, तो उधर दिवेश भाई को ही एवर कॉल रेडी। करता हूँ। तो कई बार अभी एक बड़ा प्रपोजल था 2 लाख रुपए पर मंथ का, राजेश सामंत जी ने सेल किया था पालघर में किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को। हाँ हाँ दिवेश भाई 4 या 5 बार राजेश भाई के साथ पर्सनली सेंट्रल ऑफिस गए थे, वो इतने अच्छे इंसान। नहीं, उसके लिए दिवेश भाई का बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। कुछ जाने की जरूरत नहीं, दिवेश भाई को बोलो और उसका प्रपोजल का फोटो भेज दो, दिवेश भाई वहाँ पे फॉलो करके बता देंगे। फिर वहां से आइडिया भी मिल जाता है कि ये एक्चुअल लेटर का वगैरह आइडिया मुझे दिवेश भाई ने दिया था, फिर वो पार्टी से लेके लगाया था। सर कुछ बैच वगैरह दिख रहा है मुझे आपके ब्लेजर में, यस सर, किस किस चीज का है? एक बीएनआई का है मेरा, और ये BNI एक एमडीआरटी का है, एक आईओई का ओके। है, और एक बाकी है सैटरडे क्लब का। और सैटरडे क्लब का भी हो। तो ऐसे जगह में जुड़ चुका कि हूँ मैं। जब बड़ा बिजनेस करते हो तो आपको कंपलसरी एसोसिएशन जरूरी होता है। यस सर, यस सर। BNI है, सैटरडे क्लब है, और उसको प्रमोट करने के लिए आईओई तो है ही, आईओई के लाइफ हाँ, मेंबर हो आप, सीसी के यस लाइफ मेंबर हो। मैं ये जानना चाहता था आपसे कि आपका स्ट्रॉन्ग फैमिली ये सपोर्ट बताए। तो आपकी 3 बेटियां हैं जो हाईली यस। क्वालिफाइड हैं। एक एशियन पेंट में पुणे में अकाउंट असिस्टेंट करके जॉब कर रही है। एक बॉम्बे में सर, किधर, पुणे, बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे? मुंबई, सांता ओके। क्रूज। और सेकंड नंबर की बेटी है आईसीटी माटुंगा से पीएचडी कर रही है। यस सर। और थर्ड बेटी है जो 12th में है, होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रही है। यस। तो स्लम से आके बच्चों को इस लेवल पर पढ़ा पाना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट के साथ साथ ये आपको बिजनेस में भी सपोर्ट करते हैं ऐसा आपने बताया। तो ये किस तरीके से मैनेज करते हैं ये लोग? सर ये ऐसे है कि जैसे मैंने पहले बताया कि लड़कियों के लिए मैंने एफडी रखा था शादी के लिए, एजुकेशन के लिए। लेकिन बोलते हैं ना, हम जो चाहते हैं वैसे मतलब भगवान भी अपने को ये करते हैं कि एजुकेशन जो भी हो पाया, क्योंकि वो जब 10वीं में और 12वीं में थी बड़ी लड़की, तो उस वक्त हमारा समृद्ध भारत एक प्रोजेक्ट आया था। तो उस वक्त पूरा धूप में, मतलब उनका एग्जाम का टाइम था, जनवरी से लेके हमने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, जनवरी फरवरी मार्च में। बच्ची लोग को पूरा ध्यान था क्योंकि समृद्ध भारत में करना क्या होता है, क्योंकि समृद्ध भारत जस्ट 21 को लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। यस थोड़ा यस सा मैं डिटेल जानना चाहूंगा उसमें यस करना क्या होता है। यस। तो उस वक्त ऐसे हुआ क्या कि समृद्ध भारत लॉन्च हो गया था, उस वक्त करना है, तो बच्ची लोग हमारा पहले से देख रही थी कि स्ट्रगल कर रहे हैं मम्मी पापा। तो उनका 10वीं 12वीं होने के बाद भी मैं सुबह से, मतलब समृद्ध भारत में ऐसा था कि हम लोग को लीडर बनाया था, हमारे नीचे 8 एजेंट दिए थे जो नए ज्वाइंट हुए थे, बेसिक एडवांस किया हुआ था उन्होंने। और उनके साथ मतलब अपने को मार्केट में जाना है, डायरेक्ट मार्केट में जाके 1 to 1 शॉप या सोसाइटी या मतलब रेसिडेंशियल में जाके अपने को पॉलिसी सेल करनी है। तो एडवांस कोर्स की वजह से हमने वो एक्टिविटी की थी। लेकिन उस वक्त कैसी थी, अपने लिए एक्टिविटी की थी ना, तो चलो मिलता है तो ठीक, नहीं तो 1 हफ्ते में करते थे। कोर्स जैसे चल रहा था 3 महीना उस वक्त किए थे। लेकिन समृद्ध भारत में ऐसा था कि हमारे में मतलब हमारे हेड भी थे, शाम साल के सर, स्वप्निल यादव, छत्री सर। तो उस छत्री सर के ऑफिस में हम लोग सब मिलते थे। और वहां पे सुबह मिलना है, मतलब 9 बजे वहां पे आना ही है। 9 से 10 अपने को शाम सर, स्वप्निल सर कैसे क्या करनी है बात, वो सब बताते थे कि नहीं आप यहाँ पे जाओ। और उनके साथ एज ए लीडर करके हमको भेजते थे। तो एक अंदर से लग रहा था, अरे ये अपने से मतलब अभी ज्वाइंट हुआ है, हमको तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो चलो इनके साथ क्यों ना जाए। तो पहले हम उनके लिए पॉलिसी सेल करने की कोशिश करते थे। सामने दिखाई था, देखो वो थोड़ा सा दिख रहा है, अपने अपने तरफ वो देख रहा है ना, चलो हम जाके मिलते हैं। तो मतलब कॉन्फिडेंस था कि हम हमको कॉन्फिडेंस मिलता था कि वो साथ में है तो उनके लिए अपने को बात करनी है। तो शॉप में भी घुस जाते थे, नहीं करना है, तो जो साथ वाला है उसके लिए पॉलिसी या फॉर्म भर दिया। तो बाद में वो भी बोलते थे, नहीं मैडम आपकी भी पॉलिसी सेल होनी चाहिए। और उस वक्त ऐसा था कि कार 4 व्हीलर हमारे पास में थी, धूप इतना था, तो सब लोग बोलते थे नहीं बैग रखो, क्योंकि वो पूरा रास्ते पे घूमने वाला ये था, मार्केट में जाना है लेकिन वो करना ही है, तो भी अपना ये बढ़ेगा। तो गाड़ी में सब टिफिन खाते थे, गाड़ी में बैग रखते थे, नहीं मैडम आपकी गाड़ी है। तो एक अच्छा लग रहा था कि नहीं अपने को अच्छा है कि आयु की वजह से गाड़ी मिली और हम लोग ये घूम रहे हैं उनके साथ। तो ये सब बच्ची लोग देख रही थी कि नहीं ये इतना मेहनत कर रहे हैं। तो फिर उस वक्त भी सब लोग बोल रहे थे, अरे अपने तो आपकी लड़कियां अभी 10th में है, 12th में, वो कैसे करेगी। मैं बोली वो अपना पढ़ाई कर रहे, हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे। और जब रिजल्ट आया तब सब टीम को आश्चर्य हुआ कि कैसे यार, क्योंकि बड़ी को 91, दूसरी को 90, वाह,
विदाउट क्लास। बिल्कुल। ये मार्क्स आए और ये मार्क्स आने की वजह से उनको गवर्नमेंट कॉलेज लग गया। मतलब मैंने जो इन्वेस्ट आईओई में की थी तो मुझे कहाँ से लोन लेना नहीं पड़ा और अपने आप वो पढ़ाई करते गए। ये सब जो भी उनका एजुकेशन हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज में और मिनिमम फीस के साथ 4-5 हजार के साथ फीस के साथ ये पूरा एजुकेशन हुआ है। मतलब हमको भी मतलब भगवान ने ऐसे किया कि नहीं आपने फी बचाया होता तो ये भरना पड़ता था आपको, मार्क्स कम आते तो प्राइवेट में एडमिशन लो ये लो, और यहाँ पे हमने किया तो अपना ही ग्रोथ हो गया। जैसे बच्चे लोग के लिए हम अच्छा मतलब माहौल दे पाए कि उनके लिए हम लोग तो कल्पना मैडम, समृद्ध भारत आईओई के सभी एजेंट को करना चाहिए या क्या मानते हो इसमें? यस नहीं सर ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमको आईओई एलआईसी की तरफ से लाइसेंस मिल जाता है, आईओई में ट्रेनिंग मिल जाती है, लेकिन एज ए अप्रेंटिसशिप कि अपने को काम कैसे करना है, कैसे मार्केट में जाए, कोई भी मतलब अब कौन सा भी एलआईसी में बताते हैं आईओई में भी हमको 1-to-1 मिलके मतलब मिलेंगे तो ही अपने को प्लान सेल कर पाएंगे। जब तक अपने पास प्रोस्पेक्ट नहीं रहेंगे तो प्रोस्पेक्ट दिखाई देते तो एक अलग से, और ये ऐसा होता है कि हम मार्केट में करते हैं तो अपने कस्टमर के लिए भी हम अच्छा कर पाते हैं। नहीं मीटिंग हो गया, हमको वो टारगेट देते थे आपको 10 फॉर्म भरने ही भरने। उस वक्त ऐसा होता था कि 10 फॉर्म भरने के बाद जो इंटरेस्टेड थे तो वहां से हम टोकन भी उठाते थे, चलो आपको डेली 100 रुपया 50 रुपया भरना है ना तो आज का दे दो 100 रुपया, और सब टीम और ग्रुप और कोटी दी थी अपने को। तो उस वक्त तो अच्छा मार्केट में अपना एक अलग से इम्पैक्ट पड़ता था कि नहीं ये मिल के काम कर रहे हैं। तो हमारा वो मतलब क्वेश्चन तो आंसर भी ऐसा ही था गवर्नमेंट की कल्पना पेंशन। मैडम, आपके सक्सेस को कहीं ना कहीं आपके एमएम टीम से जोड़ सकते हो? यस 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 के सर। एमएम में धुरंधर लोग हैं, सब बड़े बड़े लोग हैं। अपना श्याम सर हैं, अपना स्वप्निल सर हैं, स्वप्निल जादव सर। उनके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हैं। और आप खुद 15 लोग की सीएलआई टीम की लीडर हो, सीएलआई भी आपने लिया हुआ है। और छेत्री सर तो एक क्या बोलेंगे उसमें, मैग्नेट है कि उनको नहीं सुनो तो सुनते चले जाओ ऐसा लगता है। यस नहीं सर ऑलरेडी ना मुझे सब सब एमएम का वासी एमएम का भी फायदा हुआ। एरोली में गई तो एरोली में भी हमारा एमएम है 10 लोगों का, और सबसे बढ़िया अभी इम्पैक्ट हो रहा है ऑल एचओर एमएम का। जब हम 10 लोग काम करते हैं 10 बैठ के, लेकिन कभी कभी होता है ना सब एरोली वाले ही है चलो चल जाएगा आज ऐसे हुआ वैसा, लेकिन वहां से फिर अटैच होते हैं ऑल एचओर एमएम को। तो वहां पे नहीं नहीं अपने को करना पड़ेगा। लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे पूरे एरोली एमएम से जो भी पूरे 10 के 10 एजेंट हमारे एमडीआरडी हुए थे। तो ये बहुत अच्छा, और पूरे एमएम में हमारे मतलब 11 एमएम में से हमारे ही पूरे ये हुए थे कि नहीं पूरा टीम एमडीआरडी हो गया। और ये एमएम का इम्पैक्ट होता है, ये कहीं भी एक्टिविटी करनी रहे ये भी हो तो अपने को साथ मिल जाता है एमएम का। लेकिन एमएमसीसी के बाद में चालू होता है ना, कमिटमेंट यस कोर्स के बाद। यस यस और बेसिक और अपना एडवांस कोर्स में भी एमएम होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर टाइम तक होता है जब तक आप कोर्स में जुड़े हैं। कॉर्पोरेट में भी एमएम होता है, 4 महीने का कोर्स है, उसके बाद में जब तक कोर्स में है तब तक एमएम रहता है। लेकिन कमिटमेंट कोर्स का एमएम लाइफ टाइम चलने वाला है। वो दोस्त हमेशा, आज भी मेरी एमएम टीम कमिटमेंट वाली आज भी है। और आईओ की वजह से और एक फायदा हुआ, जैसे रिसाइकल का था तो रिसाइकल का एक कोल्हापुर में मैं डेथ क्लेम सेटल करने के लिए गई थी, नजदीक का था। तो वहां जाने के बाद एक मतलब एजेंट राकेश को पूछा तो मैं बोली कुछ हेल्प लगेगा, तो एजेंट को तो खाली वो नाम मैंने देखा नहीं था, वो नाम और मेरा ये सुन के वो एजेंट खुद ब्रांच में आ गया, नहीं नहीं मैडम मैं आपको पहचानता हूँ। मुझे भी आश्चर्य लगा कि लोग मुझे पहचानते हैं। तो मैं बोली नहीं अच्छा है, तो काम तो हो गया था मतलब उनके बिना हेल्प के। लेकिन जब मैं रिटर्न आई तो मेरे पास एक कोल्हापुर का एड्रेस मिला, तो मैंने वो व्हाट्सएप पे भेज दिया कि आपके नजदीक है आप जाके ये कोल्हापुर की पॉलिसी मैच्योर कर दो। तो एजेंट खुद जगह वहां पे उनके गांव का एड्रेस था, पूरा देखा। फिर बाद में बोलते कि नहीं ये बॉम्बे में रहते हैं, तो आप उनके कांटेक्ट नंबर वो एजेंट मेरे मतलब लेके आए। तो मैं सोचती थी कि उनको दे दूं मैं पॉलिसी, अपने को नहीं चाहिए, वो कर लेंगे रिसाइकल ऐसा। तो फिर वो बोले कि नहीं बॉम्बे में रहते आप कांटेक्ट करो। उनको कांटेक्ट करने के बाद मालूम पड़ा एक दो फोन करने के बाद कि वो जहाँ पे मैं अभी खारगर में रहती हूँ वो बाजू वाली बिल्डिंग में ही रहते हैं। वाह। तो रिसाइकल तो किया, फिर उनका नया भी 50,000 रिसाइकल किया और 50,000 ईयरली का भी पॉलिसी उनको सेल किया। मतलब हम देने का सोच रहे थे कि नहीं वो एजेंट को कुछ दे, अपना एमएम है तो, लेकिन उनको भी नहीं, जब अच्छा। भी आप देने की भावना रखते हो ना, तभी यस ऊपर वाला आपको छप्पर फाड़ के देते हैं, वैसा वाला है। यस और यहाँ पर टाइम शॉर्टेज है अभी। मैं ये जानना चाहूंगा आपके टीम कैसे सपोर्ट करती है? आपकी 4 लोग की 4 स्टाफ हैं
और चारों का एजेंसी भी है आई थिंक आपके साथ, यस यस चारों CLI में एजेंट भी है आपके। यस हम दोनों का एजेंसी हमारे डीओ के पास है, कविता नागरे रिस्पेक्टेड डीओ हमारे। मेरी ऐसी सोच थी कि नहीं, क्लियर बनने के बाद भी उनकी एजेंसी ली, जो डीओ ने मुझे बनाया है तो मैं कुछ ऐसा ये नहीं करूँ, क्योंकि हम दो का बिजनेस है तो डीओ ने हमको बनाया है, तो इनका एजेंसी भी मैंने डीओ के अंडर लिया। और CLI में बनती हूँ तो मैं खुद किसी को एजेंट बनाऊंगी और खुद उनका काम करूंगी, तो मैं CLI प्रूफ होती हूँ, खुद का एजेंसी खुद का बिजनेस डाल के नहीं। तो उस वक्त ऐसे फिर किया, फिर मैंने 2013 में ही CLI 16 में CLI लिया था। बहुत अच्छा काम मेरा स्टार्ट हो गया उस वक्त। एक एजेंट थी जहाँ पे मुझे अच्छा सपोर्ट भी दिया, और लेकिन कोरोना के बाद वो उसको पुणे जाना था, तो मैंने मतलब छोड़ा भी उसको कि नहीं आप वहां पे करो। जो डीओ का फोन आया कि आपको एजेंट हमारे पास देना है, तो मैं बोली देती हूँ, लेकिन एक कमिटमेंट पे, उनका MDRD करवाना है आपको। और वो वहां पे पुणे में IOE का सेशन भी सुनती है, और वो MDRD हो गई, तो मेरे अंडर नहीं लेकिन उनके अंडर, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि LIC के एजेंट है और ये बन गई। उसके बाद मैंने फिर अभी बीमा सखी में स्टार्ट किया है, कम से कम 15 एजेंट हो गए, उसमें से 10 बीमा सखी है। और जो भी स्टाफ है मेरे, तो खुद के लिए भी काम करते हैं और मेरे लिए भी कई नया, मतलब मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर मेरे जहाँ पे पोर्टल पे आते हैं वो सब मेरे लिए वो कन्विंसिंग करते हैं। उनको सिखा के रखा है कि मतलब आपको कैसे बात करना है, यहाँ पे ट्रेनिंग है आपको, तो आपको ट्रेनिंग आप करेंगे तो आप बाहर मार्केट में करेंगे। तो ऐसे महीने में एक आध पॉलिसी वो मेरे लिए कन्विंस करके रखते हैं, फिर उनका कहीं जॉइंट मीटिंग रहेगा तो हम लोग जाते हैं। ग्रेट ग्रेट। मैम अभी जो समृद्ध भारत चालू हो रहा है उसमें फिर से आप जुड़े हुए हो, यस Yes, यस sir. का सर। नाम दिया हुआ है। यस सर। ग्रेट ग्रेट। क्योंकि एक बार सक्सेस आपने ली है उसमें से तो ऑब्वियसली आप उसमें टीम लीड करोगे। यस यस। और राजेश भाई ने जैसे बताया अभी इसमें उनका मैसेज आया कि समृद्ध भारत अभी फ्रेंड्स हम लोग मुंबई में लॉन्च कर रहे हैं। मुंबई में सक्सेस होने के बाद में अदर सिटीज में भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे। समृद्ध भारत का एक ही कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर हम लोग किसी पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी देते हैं तो उसकी फैमिली समृद्ध होती है, और उसके साथ साथ एजेंट भी समृद्ध होता है। तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग भी समृद्ध हो, हमारे क्लाइंट भी समृद्ध हो, और उससे पूरा भारतवर्ष बेनिफिट ले। और अभी हम लोग टाइम की कमी के कारण अ, इसको यहीं पर वाइंड अप करेंगे। और शॉर्ट में ये चाहूंगा कि इस साल का टारगेट आपका क्या है? सर इस साल हम दोनों का COT हो ऐसा सबसे मैं ब्लेसिंग चाहती हूँ। फ्रेंड्स इनके लिए आप विशेष कीजिए सब, और तथास्तु लिखिए उनके लिए। Thank you, ग्रेट। sir. अभी हम लोग यहाँ पर पैनल पे 361 लोग हैं मैडम, 361 लोगों की फैमिली से आपको ब्लेसिंग मिल रही है। यस और जब Thank भी you. ये सेशन लोग दोबारा सुनेंगे वो फिर से आपको ब्लेसिंग देंगे। तो इस साल आपका COT पक्का है। यस। और अभी नया घर कहाँ पर बुक करना है अभी से लिख के रखिए आप। नहीं अभी तो बच्ची लोग का एजुकेशन, अभी 2 प्रॉपर्टी हो गई है, अभी उनको अच्छा, हाँ अच्छी तो मतलब, और अभी एक का मैरिज है, तो ऐसा ख्वाहिश है कि हम लोग डेस्टिनी मैरिज देखते हैं, तो सेकंड वाली का मैरिज का वो ख्वाब है। यस। अच्छा डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग कर रहे हो आप लोग? यस यस सर। ग्रेट ग्रेट, तथास्तु मैडम। वो भी इजीली स्मूथली हो जाए इसके लिए ब्लेसिंग। इजीली। और पहले तो अच्छा तीनों बच्चों के लिए जब भी उनका शादी हो अच्छा दामाद मिले, हमारी विशेष है। यस आप Thank you. मतलब सावले साहब जैसा दामाद मिले, एकदम Thank you, sir. एकदम परफेक्ट इंसान। यस यस। और ये सब IOE ने सिखाया सर। देखो तथास्तु लोग बोले जा रहे रुक ही नहीं रहे। इतनी ब्लेसिंग है आपके साथ। थैंक यू नहीं सर। सर वही मैं सभी मतलब IOE फैमिली का धन्यवाद है। थैंक यू सो और मच। फ्रेंड्स यहीं पर हम लोग इसको वाइंड अप करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग नॉन IOE वाले यहाँ पर हैं वो जितना जल्दी हो सकता है सारे कोर्सेज में इन्वॉल्व हो जाएं। और आपने कोर्स का रिजल्ट देखा, बच्चे की फीस का पैसा उठा के उनने IOE का कोर्सेज किया, और वहां से लेके बेसिक फंडामेंटल से लेके एडवांस तक का सफर किया, फिर कॉर्पोरेट कोर्स किया, कमिटमेंट कोर्स लाइफ टाइम किया। और आज की उनकी सक्सेस जर्नी आपने सुनी। आदेश सर आए थे, उनने बेसिक से शुरुआत किया और कमिटमेंट तक का सफर, और उनका सक्सेस जर्नी आपने सुना। तो उसमें एक ही है कि अगर आपको सक्सेस का
कोई दूसरा पर्याय है ही नहीं। अगर आप आईओई ज्वाइन करते तो ही आपके सक्सेस के कोर्सेज बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक जो करिकुलम है वो आईओई दे सकते हैं। एक सिस्टम है कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक का सफर, एडवांस से लेके कॉर्पोरेट का सफर, फिर कमिटमेंट, और बीच बीच में हमारे मास्टर ब्लास्टर हैं अभिजीत देसाई, अपने अमूल सर हैं, उनके प्लान के कोर्सेज हैं, वो सब आप करते रहिए और सक्सेस 100% आपके कदमों में होगी, ये मेरा बिलीफ है। थैंक यू, थैंक्स ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आदेश सर और सुप्रिया मैडम, थैंक यू कल्पना मैडम और Thank you. सावले सर, बहुत अच्छा लगा आपको मिलके। आदेश भाई भी आ गए पैनल पे, और दीपक भाई आज गुजरात में हैं, और अभिजीत देसाई, जितने भी अभी टाइम है मुंबई वालों के पास, जितने भी नियर बाय रह रहे हैं, जिनने माइंडसेट नहीं बनाया, तो एक बेस्ट कोर्स होने जा रहा है आईओई का कमांडो कोर्स, उसे जाके ज्वाइन कीजिए और कमांडो की तरह इंश्योरेंस में काम कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you.